अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब? नया दिन के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। साल 2021 और हमारा पहला प्रोग्राम। यकीनन आपने गुजरते साल के इख्तिताम पर अपना जायजा ज़रूर लिया होगा। क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था जो ना कर सके। नए साल में इसकी मनसूबाबंदी भी की होगी, मगर जो कुछ भी करें यकीन के साथ करें, पुरएतमाद और बाहिम्मत होकर करें। हर काम में एक बात का लेकिन ज़रूर ख्याल रखें, जो करना है इंसानियत की बेहतरी के लिए करना है। जो कदम उठाएं बावकार उठाएं, कौमी तशख़्ख़ुस उजागर हो, और सबसे बढ़कर वो जो माशरे का पिसा हुआ तबका है, जो कमज़ोर है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं, बल्कि हर कोई उनका मजाक उड़ाता नज़र आता है, उससे उसके पैरों पर खड़ा करना है। मगर ये सब तो उस वक्त होगा जब हमारे कदम मजबूत होंगे। ये तो कुछ आपस की बातें थी। नए साल की शुरुआत का जिक्र हो जाए अब, और उस पर जिक्र हो जाए सियासत का। दिसंबर चला गया है, मगर सर्द मौसम में सियासी महाज गर्म कर गया है, और जनवरी की इब्तिदा भी कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत और फजलुर रहमान एक पेश पर आ गए, क्योंकि दोनों की एक ही ख्वाहिश है। दोनों ही नवाज शरीफ को पाकिस्तान में देखना चाहते हैं। पेशावर में जब मीडिया से बातचीत की तो फजलुर रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ वापस आए, खैर मकदम करेंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि नवाज शरीफ आए, ज़रूर वापस आएँ, और जब भी आए उनका खैर मकदम किया जाएगा। यही बात तो तहरीक इंसाफ भी काफ़ी दिन से, काफ़ी अरसे से कर रही है, लेकिन हाँ, जज्बात दोनों के मुख्तलिफ हैं। और अब लेटेस्ट मुतालबा मौलाना फजलुर रहमान का आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ वापस आएँ तो हम इनका खैर मकदम करेंगे। 23 मार्च को पूरी कौम मार्च करेगी। हम पूरी कुव्वत के साथ उसमें शरीक होंगे। नवाज शरीफ की वापसी जो है उससे मुतल्लिक बातें हो रही है, क्या कहेंगे? हर दम आए, अपना वतन है, हम पूरी तरह चश्म बरा हैं। अल्लाह ताला पूरे जोश व खरोश के साथ उनको अपने वतन की सरजमीन पर कदम रंजा फरमा होने की तौफीक अता फरमाए। 2018 में जो मुदाखलत इंतखाबी अमल में की गई, जिस धांधली के जिम्मेदार उनको ठहरा रहे थे, बल्दियाती इलेक्शन में वो न्यूट्रल नजर आए हैं, और उनकी न्यूट्रलिटी उसको हमने अप्रिशिएट भी किया है, और देख भी लिया आप लोगों ने कि जब वो गैर जानिबदार होते हैं तो फिर नताइज भी इसी तरह सामने आ जाते हैं। ये भी अपोजिशन की फतह है। इस सब पे बात करने के लिए सूबाई वज़ीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में वो गैर जानिबदार रहे। ये वो का इशारा उनका किस की तरफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछें कि जिन्होंने हमारी नाइतफाकी और हमारा जो आपस का इख्तलाफ था PTI का, उसका फ़ायदा उठाते हुए और अरबों रुपए की मालियत का ख़र्चा करके सिंपल एक पेशावर की सीट के ऊपर 20 करोड़ रुपए का इन्होंने ख़र्चा किया है, जो ख़ुद अपने मुंह से जो है वो इनके समधी गुलाम अली साहब मान रहे हैं कि मेरे बच्चे के इलेक्शन में मैंने 20 करोड़ रुपये लगाया है। तो ये ख़र्चा करके कुछ सीटें इन्होंने जीत ली हैं, तो अब ये कहते हैं कि वो जनाब गैर जानबदार थे। अगर ये इलेक्शन हार जाते तो इन्होंने कहना था वो लोग जानबदार थे। तो ये मीठा मीठा हब हब और कड़वा कड़वा थुई थुई वाला इनका स्टाइल है। तो बाकी वही चीज़ है कि हमारी नाइतफाकी की वजह से बस ये इलेक्शन जीत गए, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा नेक्स्ट टाइम। अच्छा, फजलुर रहमान ये भी कहते हैं कि पख्तूनख्वा के जो बल्दियाती इंतखाबात के नताइज हैं, उसके मुताबिक अपोजिशन की वो जीत है। दूसरी तरफ वो 23 मार्च को हुकूमत के खिलाफ धरना देने का ऐलान भी कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आई आपके? देखिए, मैंने आपको बताया है कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारी नाइतफाकी और फिर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से इलेक्शन जीते हैं। अदरवाइज़ इनका एप्टीट्यूड और इनकी मेंटालिटी का अंदाज़ा लगा लें कि 23 मार्च के योम पाकिस्तान है, ठीक है जी, उस दिन ये धरने का ऐलान कर रहे हैं, और धरना होना कोई नहीं है। पिछले 3.25 साल से सारी कौम इनके जो है वो धरने और इनकी आर और पार और जनाब धड़म तख्ता, और हुकूमत जा रही है, हुकूमत जनाब गिर रही है, ये भड़के सुन सुन के जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम के कान जो है वो पक चुके हैं, और मीडिया भी तंग आ गया इनकी ये भड़के सुन सुन के। धरना शरना होना नहीं है, लेकिन जो 23 तारीख को रखा भी है, इसके ऊपर भी हमें अफसोस होता है
और मौलाना फजल रहमान साहब को इसके साथ क्या, इनके आबा-ओ-अजदाद ने वैसे ही पाकिस्तान की मुखालफत की थी और इनके वालिद मोहतरम का बड़ा मशहूर मकूला था और बड़ा मशहूर नारा था कि अल्लाह का शुक्र है मैं पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं था। तो कहने का मकसद है इनका क्या लेना देना जना तहरीक पाकिस्तान के साथ या योम पाकिस्तान के साथ। लेकिन फिर भी जो है वो 23 मार्च को कोई धरना शरना कोई नहीं होगा। इलेक्शन ये 2 चीज़ों की वजह से जीत गया, एक अरबों रुपये की इन्वेस्टमेंट, दूसरा जनाब हमारी नाइतफाकी 2-2, 3-3 जमातों ने मिल के जनाब मुकाबला किया। अब मेयर का इलेक्शन जो था पेशावर का, उसमें ANP, कौमी वतन पार्टी, नून लीग, सारों ने मिल के इनको जनाब सपोर्ट की। और जहाँ तक बात है कि जनाब अपोजिशन की जीत, तो जनाब अभी भी 24% वोट जो KPK का इलेक्शन हुआ है उसमें PTI ने लिए हैं। 23% वोट जो है वो JUI ने लिए, जिसके अंदर इनकी कई सीटों के ऊपर इनको बड़ी 3-4 जो जमातें थी अपोजिशन की उनकी हमायत हासिल थी। वो इनका होली सोली वोट भी नहीं है 23%, फिर भी 24% लेके नंबर 1 PTI रही है। सर फयाज़ भाई, आपने ख़ुद भी अपनी इस गुफ्तगू में जिक्र किया 23 मार्च का ना, तो PDM सरबराह ने जो 23 मार्च को हुकूमत के ख़िलाफ़ धरने का ऐलान कर रखा है, क्या मैसेज जाएगा उससे, क्या समझते हैं आप? देखिए PDM की 2 बड़ी जमातें हैं, एक आपकी नून लीग है, एक आपकी JUI फजल रहमान है। JUI फजल रहमान का कटा चटा तहरीक पाकिस्तान के हवाले से आप भी जानते हैं और मैंने अभी आपके सामने रख भी दिया कि ये तहरीक पाकिस्तान में वैसे ही मुखालिफ थे जो है वो पाकिस्तान बनाने के। इनके आबा-ओ-अजदाद, इनके अपने वालिद मोहतरम का बड़ा मशहूर कौल था कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं पाकिस्तान बनाने की तहरीक के अंदर और गुनाह के अंदर हम शामिल हाल नहीं थे। इनका तो ये ताल्लुक़ बनता है योम पाकिस्तान से। दूसरी होगी आपकी नून लीग, तो नून लीग के हालात आपके सामने है। मोदी के साथ यारी, दिलदारी, शराकतदारी और प्यार मोहब्बत किसी से ढका छुपा नहीं है। ये अपने कारखानों में पाकिस्तानी मज़दूर नहीं रख रहे, इंडियन मज़दूर रखते हैं। ये अपनी शुगर मिलों में सारे मुलाजिम जो है वो इंडिया के रखते हैं। ये अपनी शादी बच्चे की करते हैं तो उसमें जनाब जोड़ा जो है वो इंडिया से बन के आता है। गाने ये इंडिया के गाते हैं। तो इंडिया के साथ तो इनका और मोदी के साथ नून लीग का ताल्लुक़ आपके सामने है। तो इन 2 पार्टियों का क्या लेना देना इस वक्त योम पाकिस्तान के साथ, तो फिर इनका हक बनता है कि ये 23 मार्च जैसा मुक़द्दस दिन, कि जो पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए मुक़द्दस दिन है, उस दिन ये अपनी सियासत चमकाने के लिए जना उसको अनाउंस करें। लेकिन बहरहाल ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो बेगम रहें, ना कोई धरना होगा और ना ही हुकूमत जाएगी। अगले 1.5-2 साल पूरी तिज़्क़ो एहतशाम, इज़्ज़त व एहतराम और पूरे छपछपा के साथ जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम पीरियड हम पूरा करेंगे। अच्छा, अब एहसन इकबाल जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि मौजूदा साल इलेक्शन का साल है और नवाज़ शरीफ भी आएंगे और आइंदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून की बनेगी। चले फयाज़ साहब, ये तो अच्छी बात है ना कि एहसन भाई बता रहे हैं कौम को कि नवाज़ शरीफ वतन वापस आने वाले हैं, लेकिन आप बताएं क्या मौजूदा साल वो इंतखाबात का साल है और क्या वाकई नवाज़ शरीफ वापस आएंगे? नवाज शरीफ साहब के वापस आने के ऊपर ना मुझे वो याद आ गया, एक कुम्हार था, उसकी बीवी जो है ना हर महीने नाराज़ होकर चली जाती थी घर। कुम्हार बनाने जाता था, फिर अगले महीने वो नाराज़ होकर चली जाती थी। कुम्हार तंग आ गया जना उसको मना के। एक दिन बीवी फिर हस्बे साबिक जनाब नाराज़ हो गए, अपने घर चली गई। पीछे कुम्हार ने कसम खा ली कि अब मैंने इसको राज़ी नहीं करना। वो जनाब हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, और जो बीवी थी उसकी, उसके घर वाले माँ बाप जो है ना वो भी तंग आ गए। उन्होंने उसको लान तान करना शुरू कर दिया, जा अपने घर जाके जो है ना अपना घर वसा साढ़े से रहा है। जब तंग आ गई ना कुम्हार की बीवी के, अब तो कुम्हार ने आना नहीं है उसको बनाने के लिए, उसने चारों नचार वापसी का इरादा किया खुद ब खुद। और वापस आ रही थी तो जब अपने गली के कोने पे पहुंची तो उस वक्त उसका जो मियाँ था ना कुम्हार, उसका खोता वहाँ से गुजर रहा था। उसके ज़हन में आई, बहुत बड़ी चिराग थी नवाज शरीफ की तरह, सुल्तान मफरूनुद्दीन और तुगल नवाज शरीफ साहब की तरह और नून लीग वालों की तरह। उसने, उसके ज़हन में एक प्लान आया, उसने खोते की दुम पकड़ी और उसके पीछे पीछे चलना शुरू होगी। और रास्ते में कोई भी रिश्तेदार या कोई अजीज़ या कोई हमसाया आया ना तो उसको कहती है, ये मैं तो नहीं आना सी, बस एक खोते की वजह में जा रही है कार वापस, है ना। ये नवाज शरीफ साहब की भी मिसाल ये है कि ये समझते थे कि अब इनको मना के कोई लाएगा, इनको कोई मना के नहीं ला रहा। इनका वीज़ा की मियाद पूरी हो रही है
और बरतानिया वाले इनको डिपोर्ट कर रहे हैं, इनको वहाँ से वापस भेज रहे हैं पूरी ज़िल्लत और खारी के साथ। तो बहाना अब ये कर रहे हैं वो खोते की जगह दुम पकड़ने की तरह कि जनाब असी आ रहे हैं वापस, जनाब सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल साहब नेल्सन मंडेला बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वो नेल्सन मंडेला नहीं, वो ग्वाल मंडेला है। और आएंगे तो जनाब जेलें उनका इंतज़ार कर रही हैं। माही आवेगा तो फुला नाल धरती से जावांगी, चलांगी पक्षियाँ तो बड़ा कुछ कहट की आखियाँ के मजाक। जनाब जेल के मुलाजमीन और जेल जो है वो उस कैदी की कि जो कैदी मफरूर है, जो पूरी रियासत को, रियासती इदारों को, अदालती इदारों को, सहाफ़ती इदारों को और सेहत के इदारों को सबको चूरा लगा के भागा हुआ है। जब वो वापस आएगा तो इंशाल्लाह जेल का मेहमान होगा, उसके अलावा और कोई ऐसी कहानी नहीं है। अच्छा, इस सारी बातों का लुब्बे-लुब्ब आप ये बताइए फयाज़ भाई कि मौसम भी वैसे सर्द है तो अपोजिशन की सियासत इतनी गर्म क्यों हो रही है? कहीं ये इधर दिखा के उधर गोल तो नहीं मारना चाह रहे? कहीं वो पंजाब में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसकी तैयारी तो नहीं कर रहे? देखें, पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात मई के महीने में इंशाल्लाह होंगे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ज़िला कौंसल के चेयरमैन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और शहरों के जो मेयर हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के साथ मुंतखब होंगे, जो आज तक ये वाला तसव्वुर नहीं था। पंजाब में पहली दफ़ा ये इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह PTI ने सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में जो खामोशी के साथ पिछले 3.25 साल में खिदमत की है पंजाब की आवाम की, हम इंशाल्लाह इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ पुराने तजर्बात से फ़ायदा उठाते हुए, KPK के तजर्बात से फ़ायदा उठाते हुए हम इंशाल्लाह इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीतेंगे। बाकी अपोजिशन 3.25 साल से ये अटकेलियाँ कर रही है सिर्फ़ अपने जो वोट बैंक है उसको बचाने के लिए, अपनी खिफ़त को। और पंजाब के अंदर तो नून लीग बस अपने जो मफरूर कायद हैं उनकी मफरूरी और उनके जुर्म और अपनी जो इधर लीडर हैं बेगम सफदर अमान साहिबा, उनके जुर्म और उनकी खिफ़त को जनाब छुपाने के लिए इस किस्म की जो है ना वो शुरलियाँ छोड़ते रहते हैं। बाकी इंशाल्लाह इलेक्शन होगा और PTI इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेगी, बल्दियाती इलेक्शन। बहुत शुक्रिया। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब मौजूद थे और सर्द मौसम में अपोजिशन की गर्म सियासत पे अपने गर्मा गर्म तज्ज़िये और तबसरे दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। तो चाय की पत्ती, जाली मसाला जात और आटे में मिलावट का हमने भी सुना है, आपने भी सुना है, लेकिन माफिया ने अब अद्वियात को भी नहीं बख्शा है। दवाएं जो बीमारी में सेहत फराहम करती हैं, मगर जालसाज ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की हवस में दवाओं में भी धड़ल्ले से 2 नंबरी कर रहे हैं। 2015 से अब तक पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल मार्केट में 4800 से ज़ायद किस्म की अद्वियात गैर मयारी पाई गई हैं, जबकि 454 तो जाली ही निकली। यानी इंसानी ज़िंदगियों से इस कदर खिलवाड़। कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। ये अलमिया है कि मार्केट में इस वक्त तकरीबन 222 ब्रांड की अद्विया ऐसी हैं जो गलत हैं, जबकि 1710 अद्वियात की तो वारंटी ही गलत दी गई है। दूसरी जानिब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने अद्वियात की मुकामी तैयारी के अमल को आसान बनाने के लिए जो इक़दाम उठाए हैं वो भी नाकाफ़ी नज़र आते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी अद्वियात की तैयारी का रुझान ज़्यादा पनप नहीं सका, जबकि पड़ोसी मुल्क भारत में हर साल 11 अरब डॉलर्स की गैर मुल्की अद्वियात मुकामी सतह पर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए बनाई जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 50 लाख डॉलर्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है और गुज़िश्ता 20 वर्षों के दौरान पाकिस्तान में अद्वियात के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी 28 करोड़ डॉलर्स तक ही पहुंच सकी है। इस सब पे हम बात करेंगे। रैप इन्वेस्टिगेटर जो लीड हैं शाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन से बात करने के लिए। हमें बताइएगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं एज अ नेशन कि जहाँ पे हम अपने बीमार लोगों का भी इतना ख्याल नहीं कर रहे कि हम उन्हें जाली अद्वियात फराहम कर रहे हैं, और हम एज जिसको रेगुलेटर है ना वो कहाँ पे खड़े हैं? क्या हमें नज़र नहीं आ रहा? और अगर नज़र आ रहा है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या ये इतना बड़ा माफिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक सवाल है कि जी कहाँ पे हम खड़े हैं, तो जवाब इसका कोई अच्छा नहीं है। कोई सेहत अफजू या जिसे कहते हैं कि कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है।
रेगुलेशंस के पाकिस्तान में हमेशा से मसले रहे हैं जहाँ तक दवाइयाँ बनाने का ताल्लुक है। और जहाँ तक बात है, आपने अभी बात की कि जाली अद्वियात का कारोबार बिल्कुल है, इतना ज्यादा नहीं है जितना उसको कहा जाता है। एक दफा एक हमारे फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा था कि 50% अद्वियात जाली है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 50% अद्वियात जाली होती तो बहुत से लोग अब तक मर चुके होते, क्योंकि बहुत ज्यादा अद्वियात खाई जाती है पाकिस्तान में। हाँ, लेस इफेक्टिव आप कह सकते हैं, जिनकी जो इतनी मौसर नहीं है अद्वियात, वो है ये एक इशू है, बिल्कुल है। गलत ब्रांडिंग का इशू है और इस तरह के बहुत से इशू है। असल मसला आता है जी रेगुलेशन की, कि हमने इस इंडस्ट्री को, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को रेगुलेट किस तरह किया है। आप तारीख उठा के देख लें तो आपको पता चलेगा कि हमने एक चीज़ इंडस्ट्री पे फोर्स करने की कोशिश की है, उस पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, लेकिन हमने उसको साथ लेके चलने की कोशिश नहीं की। तो मुख्तसर जो आपने बात की उसका जवाब ये है कि जिस तरीके से हमने उसको जोर आजमाई करने की कोशिश की, उसको रेगुलेट करने की कोशिश की, उसकी वजह से ये हाल है कि बहुत सी अद्वियात जो कि जिंदगी बुझाने वाली अद्वियात, मिसाल के तौर पे कैंसर वगैरह, वो पाकिस्तान में नहीं बनती, वो आपको इंपोर्ट करनी पड़ती, और वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर बनाएगा भी। और ये इस तरह के और भी बहुत से इशूज है, जिस तरह की जाली अद्वियात, गलत ब्रांडिंग, ये इशूज है क्योंकि रेगुलेशन जो है वो कमज़ोर है। रेगुलेशंस कमज़ोर हैं, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लूपहोल्स है। सर, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि यकीनन एक बयान ये आया था 50% अद्वियात जाली। अगर ऐसा होता तो न जाने कितने लोग जो है वो खुदा ना खास्ता मर जाते। प्रॉब्लम यह है कि अद्वियात जाली होने का सिर्फ मौत से तो ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि एक तो ओवरडोजिंग ऑफ मेडिसिन ये बड़ा मसला है, और ओवरडोजिंग अगर इस तरह की मेडिसिन की हो कि जो आपको फ़ौरन से नहीं बल्कि स्लो पॉइजन, हल्के 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 उस अंजाम की तरफ लेके जा रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना सर? जी बिल्कुल हो सकता है, और बल्कि हो रहा है। लेट मी शेयर इट विद यू। मैं आपसे ये चीज़ शेयर करता हूँ कि पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में, ख़ास तौर पे कराची और लाहौर जैसे इलाकों में ये रिसर्च के तहकीक मौजूद है कि ओवरडोजिंग की वजह से और बहुत ज़्यादा अद्वियात खाने की वजह से, जो कि ज़रूरत नहीं भी होती, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अलमिया है कि बहुत सी ऐसी अद्वियात दी जाती हैं, अताई डॉक्टर्स हो गए या इवन अच्छे डॉक्टर्स भी जो हो गए, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी हैं, वो इतनी अद्वियात लिख देते हैं जितनी ज़रूरत नहीं होती। आखिर में उसकी वजह से आपकी कुव्वत मुदाफ़त जो होती है उस पर असर पड़ता है। अब कराची में इस तरह की तहकीक है, इस तरह की स्टडीज़ है कि कराची और सिंध में जिसे हम कहते हैं सुपर बग्स इस तरह के आए हुए हैं बहुत ज़्यादा अद्वियात लेने की वजह से कि मुदाफ़ती निज़ाम उस पर एंटीबायोटिक्स असर ही नहीं करते, जितने मर्जी आप अच्छे लें। तो बिल्कुल जी, ये भी एक अलमिया है रेगुलेशन का कि जितनी दवाइयाँ लिखी जाती हैं, जो प्रिस्क्राइब किया जाता है, उसके आज तक पूछताछ नहीं हुई कि इतनी ज़्यादा दवाइयाँ जो कि ज़रूरत नहीं भी होती वो क्यों प्रिस्क्राइब की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक्चुअल इशू कहाँ कहाँ पर है, और क्या एक है या कई है? बिकॉज एक इशू ये भी है कि 4000 फार्मास्यूटिकल कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 1 लाख से ज़ायद कंपनीज ये काम कर रही हैं, कोई पूछगछ नहीं है। नहीं देखिए, कंपनीज रजिस्टर्ड जहाँ तक है, मैं वो जो आप बात करें 1 लाख, तो वो एक ये नंबर है जो कि अद्वियात रजिस्टर्ड है, जो ब्रांड्स रजिस्टर्ड है। जो कंपनीज रजिस्टर्ड है, जो प्रोडक्शन प्लांट्स है, उनकी तादाद जो है इंडस्ट्री के जरिए ये कहते हैं कि वो 750 के करीब है, लेकिन अगर आप ड्राइव से पूछते वो कहते हैं कि ये 650 के करीब है, इससे ज्यादा नहीं है। तो आप यहीं पे देख लेंगे कितना एक डिस्कनेक्ट, कितना एक फर्क है इंडस्ट्री और रेगुलेशन के दरमियान। अच्छा, असल में आप ये इस चीज को अगर वो कहते हैं ना कि डिबेट अगर आपने एक शॉर्टन करनी है, तो मैं वही पे बात लगूंगा कि आपने पहले तो फार्मास्यूटिकल को एज एन इंडस्ट्री उसको ट्रीट करना है, उसको ये सोच के ट्रीट करना है कि नहीं यार, ये भी एक कमर्शियल वेंचर है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग होती है, देखिए दवाइयाँ बनाना एक कोई आसान काम नहीं है, इस पे तहकीक होती है, इस पे पैसे लगते हैं, प्रोडक्शन के पैसे होते हैं, प्लांट सेटअप करने के पैसे होते हैं। लेकिन हुकूमत का ये रवैया रहा है रेगुलेशन का रवैया ये रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों के बावजूद आपको जितनी भी लागत आती है तैयार करने में दवाइयाँ, कीमत हम मुतय्यन करेंगे। इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है ओवर टाइम। बहुत सी दवाइयाँ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर भी इसीलिए नहीं होती, इसीलिए मार्केट से गायब भी हो जाती हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चर करना बंद कर देता है जब उसको उसकी कीमत इस तरह की नहीं मिलती कि वो अपना काम चला सके। अच्छा, इससे पहले शाहिद साहब मैं आपसे ये पूछूं कि हम व्हाट्स रॉन्ग विद अस, हम क्यों मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे?
हम क्यों दीगर ममालिक बशमूल भारत से अपना जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये लोगों के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। बट उससे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, 2012 आपको याद होगा जहाँ पे एक फ़ेक मेडिसिन क्राइसिस आया था पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे जो लाहौर में ये मामलात हुए थे, तो तकरीबन 100 पेशेंट्स ऐसे थे जो ज़िंदगी की बाजी हार गए थे। क्या ये चीज़ इंश्योर हो सकती है कि इस तरह की चीज़ दोबारा नहीं होगी, या फिर ये जो फेक मेडिसिन का तमाम तर माफिया है, हम एक ऐसे इशू पे, एक ऐसे टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं जो हल्का हल्का टिक टिक कर रहा है एंड वी डोंट नो कि ये बॉम्ब कब फट जाए? असल में हकीकत ये है कि अभी भी जो फेक मेडिसिन है, मैंने जैसे कि कहा कि इतनी बड़ी तादाद नहीं है उसकी। अगर आप उसको एज अ परसेंटेज वाइज देखें, जितनी भी मेडिसिन बन रही है, जितनी भी दवाइयाँ बन रही है, उसकी कोई इतनी बड़ी तादाद लेकिन है। अभी भी कराची, लाहौर, इवन पेशावर जैसे शहरों के कुछ हिस्से ऐसे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें फेक मेडिसिन जो है वो तैयार हो रही हैं और मार्केट में दस्तयाब। तो और ये बहुत से मसाइल का सबब बनती भी है। ये तो देखें, लाहौर वाला किस्सा तो इस तरह है कि वो 100 से ज़्यादा बात हुई तो अचानक हुकूमत हरकत में आई, क्योंकि हमारी हुकूमतें तो रिएक्टिव होती हैं, वो प्रोएक्टिव नहीं होती। तो वो एक रिएक्शन हुआ, फिर ड्राइव वजूद में जल्दी से आया कि जी ये तो इतना बड़ा मसला बन गया है और हमें पता ही नहीं था। पता सबको है। आपको मैं 1975 की बात बताता हूँ। इसी तरह फेक मेडिसिन की वजह से एक तकरीबन 35-36 अफराद की मौत हो गई थी। उसके बाद जो है, जो ड्राइव का जो प्रोडेसेसर है, इससे पहले ड्राइव जो था, ड्राइव से जो पहले था, वो वजूद में आया। तो हम लोग रिएक्शन करते हैं, हम प्रोएक्टिव नहीं है। दवाइयाँ जाली तैयार हो रही हैं पाकिस्तान में, पकड़ी भी जाती हैं, लेकिन फिर भी वो बंद नहीं होते। वो इतने बाअसर है ग्रुप के वो तैयार करते रहते हैं और वो मार्केट में मौजूद भी हैं, तो मजीद अमवात भी होंगी। ओके, और अब मैं उस सवाल की जानिब आना चाहूँगा, व्हाट्स रॉन्ग विद अस? हमारी जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो क्यों ख़ुद इन्हिसारी पे नहीं आती है? एक तो ये कि हम इतना बड़ा अमाउंट जो है वो ख़ती रकम खर्च करते हैं उसको दूसरे ममालिक से रॉ मटेरियल बाय करने में, तो दूसरे ममालिक कैसे कर लेते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते? वो इसलिए नहीं कर पाते कि हमारा तरीकाकार जो हुकूमत करने का, और हुकूमत जिस तरह जो दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, दवाइयाँ बनाने वाले हैं, उनको जिस तरह डील करती है इंडस्ट्री को, वो तरीकाकार ही गलत है। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री हो ना जी, वो कमर्शियल बेसिस पे होती है। वो अपने फ़ायदे को देखते हैं। ज़ाहिर है दवाइयाँ बनती है, ये पूरी आप दुनिया में चले जाएं तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, दवाइयाँ बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं, वो कमर्शियल बेसिस पे होते हैं। और वहाँ पे अगर आप भारत की बात करते हैं, अगर आप चीन की बात करते हैं, तो उनकी हुकूमत ने उनको एक फ्री हैंड भी दिया हुआ है। उनकी दवाइयाँ, भारत में भी पहले बड़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन थी, इसलिए उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कोई हैसियत इतनी ज़्यादा नहीं थी। 1980 के अवाइल में उनकी हुकूमत ने ये रियलाइज़ किया, उनको ये एहसास हुआ कि ये हम गलत कर रहे हैं। 1980 के अवाइल से, 1985-84 के अवाइल से उन्होंने जब ये रेगुलेशन कम करना शुरू की और उन्होंने सिर्फ क्वालिटी पे तवज्जो दी और इंसेंटिव दिया अपनी इंडस्ट्री। ठीक है जी, तो आप जब तक इंडस्ट्री को इंसेंटिव नहीं देंगे, इंसेंटिव जब तक नहीं आएगा तब तक ये मामला ठीक नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद साहब, हमारे साथ आप मौजूद और बात कर रहे थे फेक मेडिसिन पे कैसे तदारुक किया जाए, कैसे मैन्युफैक्चरिंग पे खुद इन्हिसारी बढ़ाई जाए। एक और अहम मामला सेहत से जुड़ा, लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना की ओमिक्रॉन किस्म तेज़ी से फैल रही है। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब भर से कोरोना के 217 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 188 केसेस लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, बात करेंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे बताइएगा कि ये एक बार फिर एक अलार्मिंग सिचुएशन उठ रही है पंजाब में। बल्कि मैं कहूँगा जी, मुल्क भर से जो एदाद शुमार आ रहे हैं उनमें एक इजाफा नज़र आ रहा है, सिर्फ पंजाब में। और बल्कि ये इसकी जो सबसे इनिशियल इंडिकेशन आई कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो कराची से केसेस आ रहे थे। आपको मिसाल देता हूँ कि 15 नवंबर से लेके 4-5 दिन पहले तक, 30-31 दिसंबर तक, जो परसेंट पॉजिटिविटी थी मुल्क भर से आने वाले केसेस में, वो 1% से वाज़ेह तौर पे नीचे थी। 0.7, 0.8, 0.6 इस रेंज में चल रही। लेकिन पिछले 4 दिनों में लगातार इसका इजाफा हुआ है और जो गुज़िश्ता रोज़ के ज़ाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक 1.5% पॉजिटिविटी हो गई। अब कहने को तो 1.5 बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब आप उसका मुआवजना करें कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, तो उसमें ये एक खातिर खा इजाफा है और केसेस में भी इंक्रीज़ आ रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये जो नई वेव जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जिसकी मुमकिन होने का बात हम कर रहे थे, वो अब हमारे सामने उसकी बिगिनिंग, उसका जो शुरू है वो नज़र आना शुरू हो गया।
एक बात। और दूसरा ये कि जहाँ कहीं भी देखा गया है ओमिक्रॉन का वेरिएंट जो नई किस्म है, जो नई इसकी एक वेरिएशन है इस वायरस की ओमिक्रॉन, वो डिटेक्ट भी हुआ है, नज़र भी आया, तो हम समझते हैं कि इसका इजाफा जो है वो बराह रास्त उसका ताल्लुक ओमिक्रॉन की मौजूदगी की वजह से। डॉक्टर साहब, सस्पेक्टेड केसेस अब तक कितने रिपोर्ट हुए हैं? जी देखें, सस्पेक्टेड में ये है कि वो तो दर्जनों है, 100 को टच कर जाएंगे सून। बात ये नहीं है, असल में आप टोटल नंबर जितना आप टेस्ट करेंगे ये उससे इसका ताल्लुक। सो मिसाल देता हूँ कि अगर आप सैकड़ों केस डिटेक्ट कर रहे हैं, उसमें से आप कितने फीसद टेस्ट जो हैं उनको, कितने फीसद केसेस जो हैं उनको ओमिक्रॉन के लिए फर्दर एनालिसिस करते हैं और करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब हम जाहिर है हर दफ़ा जब रोज़ के नए टेस्ट आते हैं उसमें से सर्टेन प्रोपोर्शन को टेस्ट करते हैं, तो लगातार हमें ओमिक्रॉन की मौजूदगी और उसमें इजाफा नज़र आ रहा है। लेकिन ओमिक्रॉन के टोटल केसेस की गिनती करने का अब इस वक्त कोई, जिसे कहते हैं, मैं समझता हूँ बराह रास्त फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये क्लियर है कि केसेस बढ़ रहे हैं और उसमें जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इस प्रोसेस को वो ओमिक्रॉन कर रहा है। डॉक्टर साहब, सदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में है, सेंट्रल पार्ट के नॉर्दर्न, कहाँ पे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं? हर तरफ है जी। इस वेव में हमें थोड़ा सा इसका जो स्टार्ट है कराची से ज़्यादा दिखा, लेकिन ये हर तरफ से डिटेक्ट हो रही है। और डॉक्टर साहब, नाउ कमिंग टू द पेशेंट्स, ये जितने भी अब तक पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं ओमिक्रॉन के लिए, क्या ये वैक्सीनेटेड थे, नहीं थे, पार्शियल वैक्सीनेटेड थे, एज ग्रुप क्या है, क्या बता सकेंगे आप? अभी तक हमने जितने भी स्टेटिस्टिक्स एनालाइज किए हैं पास्ट में भी और अभी भी, ज़्यादातर लोगों का, ज़्यादातर मैं कहूँगा, का ताल्लुक उन लोगों से होता है जो अनवैक्सीनेटेड होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो वैक्सीनेटेड हैं उनमें इन्फेक्शन होने का चांस ज़ीरो हो जाता है, ऐसे नहीं। 15-20-30% जिस कहते हैं केसेस हो सकते हैं जो वैक्सीनेटेड में भी डिटेक्ट हो रहे हैं। इसके जो एग्जैक्ट अदाद शुमार हैं, अभी तो चूंकि बहुत इनिशियल नंबर्स हैं, इस पर बहुत ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये आपको बता सकता हूँ कि अगर आप ग्लोबल ट्रेंड देखें और इवन हमारे यहाँ जो गुज़िश्ता अदाद शुमार हैं उसके तहत ये चीज़ क्लियर होती है कि जब एक पॉपुलेशन वैक्सीनेट होना शुरू हो जाए तो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन निस्बतन बहुत प्रोटेक्टेड होती है इन्फेक्शन से, और शदीद असरात से तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होती है। लेकिन ये फिर भी रिस्क रहता है, और इसी रिस्क की वजह से हम बार बार ये कहते हैं कि अगर आपने 2 डोजेज वैक्सीन की लगवा भी ली, अगर आपने बूस्टर भी लगवा लिया, तो फिर भी बहुत अहम है कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आप जिस शख्स को मिल रहे हैं किसी हजूम में, किसी शादी में, किसी पार्टी में, किसी दावत में, तो उनकी क्या सिचुएशन है। तो इसलिए मास्क का इस्तेमाल अभी भी ना छोड़ें। लेकिन आपके सामने है इस वक्त माशरे का बहुत सारा हिस्सा, पढ़ा लिखा तबका भी, जो समझता है, सारी दुनिया के आदाद शुमार देखता है, वो भी मास्क का इस्तेमाल से इस वक्त कुछ भाग रहा है। और ये बहुत अहम है कि हम इस बिहेवियर को चेंज करें, वरना ये जो मौजूदा ओमिक्रॉन की वजह से नई वेव आ रही है, ये बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे अब ये बताइए कि बूस्टर शॉट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा अभी मामलात हैं कि कौन सा एज ग्रुप लगा ले, कौन सा ना लगाए, तो उस पर भी ज़रा हमारे लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर कीजिएगा। अच्छा, बूस्टर्स के बारे में आपको बताऊं कि बूस्टर्स की इजाज़त दुनिया भर में ही दे दी गई और कहा गया कि हाँ, जिन लोगों को कुछ अर्सा गुजर गया है वो लगा लें। इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो ये, मैं पहले बता दूं कि बूस्टर की बात करते वक्त मुझे सबसे पहले उनका ख्याल आता है जिन्होंने एक डोज भी नहीं लगाई। तो वो बूस्टर तो एक लिहाज से इजाफी चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है, अगर किसी ने वो नहीं करवाई तो खुदारा वो तो करवा लें। तो बूस्टर का जिक्र करते हुए पहले मैं उनका जिक्र करना चाहता हूँ जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगवाई, तो वो अपनी मुकम्मल 2 डोज लगवाएं। अब आते हैं बूस्टर पे। बूस्टर में ये देखा गया कि जिन लोगों को डोज लगे हुए कुछ अरसा गुजर जाता है, तो उनकी इम्यूनिटी अगर एक तरीके से मेजर की जाए तो शायद, इसमें भी मैं शायद बोलता हूँ, शायद वेन करती है, यानी कुछ नीचे आती है। उस साइंसी बुनियाद के ऊपर फिर कहा गया कि आप एक इजाफी डोज लगवा लें मिसाल के तौर पर। और सबसे पहले लोगों ने ओल्डर एज ग्रुप्स के ऊपर को टारगेट किया, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं उनकी जो इम्यूनिटी है वो टू बिगिन विद इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो जब ड्रॉप करेगी तो वो कम हो जाएगी। और दूसरे वो लोग जिनके इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मदाफ़ियत में कोई कमी है, वो लगवा लें। तो ये 3 कैटेगरीज थी या 3 शराइत थी। 50 से ऊपर के लोग जिनके क़ुव्वत मदाफ़ियत कमज़ोर था और जिनको 6 महीने से ज़्यादा वैक्सीन के हो चुके थे। लेकिन आज से मेरे ख्याल से 30 प्लस यानी 30 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग जो हैं उनको भी हमने इजाज़त दे दी है कि वो वैक्सीन का 1 डोज और लगवा लें। तो ये एक इजाफी प्रोटेक्शन है, लेकिन अभी भी फिर भी साथ कहूँगा, जहाँ अभी बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जिसने 1 डोज भी नहीं लगवाई, तो सबसे पहले तो उनको दावत देनी चाहिए कि वो वैक्सीन लगवाएं, ताकि वो अपने आप को बचाव वाले पॉपुलेशन में शामिल कर सकें।
अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा द सिम्टम्स नाउ, क्या डेल्टा जैसे सिम्टम्स ही हैं ओमिक्रॉन के? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें सिर्फ नज़ला है, बुखार है, तो फिर हमें हो रहा है। तो थोड़ा सा सिम्टम्स के हवाले से भी बताइएगा। अच्छा, सिम्टम्स इसमें सिम्टम्स की जो रेंज है वो वही है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं रेंज से मेरी क्या मुराद है, कि वो तमाम सिम्टम्स जो पिछले वेरिएंट्स की वजह से थे, डेल्टा की वजह से थे, बीटा की वजह से थे, अल्फा या ओरिजिनल जो था, सिम्टम्स की जो अंदाज है उसमें तब्दीली नहीं, ये रेस्पिरेटरी इलनेस है। सो गला ख़राब होना, बुखार होना, जिस्म टूटना, खुदा न खास्ता खांसी और फिर सांस लेने में दुश्वारी, ये वो तमाम सिम्टम्स हैं जो इसमें भी मौजूद हैं और हो सकते हैं। लेकिन शायद जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं या जिस चीज़ का लोग मेंशन कर रहे हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ज़रिए, कुछ लोगों ने हो सकता है इसकी ज़रा माइल्ड या ज़रा हल्की फॉर्म एक्सपीरियंस की हो, खुसूसन वो लोग जो वैक्सीनेटेड हैं, शायद इस चीज़ का जिक्र हो रहा है। लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा सा कॉशन कर दूं, इतना जल्दी सिर्फ ये कह देना कि ये माइल्ड है या यकीनन माइल्डर है बाकी पिछले अक़साम की निस्बत, थोड़ा रिस्की है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है उसी के ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे तो फिर हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बता पाएंगे कि हमारी पॉपुलेशन में, पाकिस्तान में इसका क्या अंदाज रहता है और चलता है, और क्या ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर प्रेशर डालता है या नहीं। तब तक बहुत अहम है कि हम मास्क का इस्तेमाल बहरहाल करें, और अगर आपकी वैक्सीनेशन की बारी है या आपने अभी तक नहीं लगवाई, किसी वजह से कोताही की है, तो अभी भी देर नहीं हुई, जाके वैक्सीन लगवाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये सबसे अहम मैसेज है कि अभी भी देर नहीं हुई, और जिन्होंने नहीं लगवाई वो कम से कम बेसिक काम तो कर लें, वो कम से कम वैक्सीन तो लगवा लें, उसके बाद दीगर शिकायत कीजिएगा। अब सेगमेंट में आगे बढ़ने के लिए 1 मिलाइए, गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए 2 मिलाइए, गेस्ट का नाम बताने के लिए 3 मिलाइए, और अब आप समझ गए होंगे कि हमारी जो अगली गेस्ट हैं वो बेपनाह सलाहियतों की मालिक हैं। आपने उनकी अक्सर आवाज़ सुनी होगी, और एक पैगाम की सूरत में जब भी कोरोना का ख़तरा बढ़ा तो पैगाम जो है वो आपको इस तरह बताया गया। सिर्फ इनकी आवाज़ यही नहीं बल्कि कई दीगर जगहों पे आपने सुनी है। तो हम रमशा से ही बात करते हैं। रमशा हमारे साथ मौजूद हैं, रमशा शेख। अस्सलाम वालेकुम रमशा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताइए। एब्सोल्युटली फ़ाइन, ज़बरदस्त। प्लीज़ थोड़ा सा हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ कहाँ आप जो है अपनी वॉइस ओवर्स दे चुकी हैं, और क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस खूबसूरत आवाज़ के पीछे जो है वो नहीं पता कि शख्सियत है कौन, तो ज़रा प्लीज़ बताइए। ये जो सफ़र है ये मेरा 2017 से स्टार्ट हुआ था। दैट टाइम आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी, और अपने दोस्तों की फरमाइश पे जो है प्रोग्राम्स होस्ट करती थी। खैर स्कूल कॉलेज से ही मुझे शौक़ था होस्टिंग का, और मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालने का, स्पेशली रोबोटिक वॉइसेस जो होती हैं, जो जैसे न्यूज़ कास्टिंग के वक्त, या अगर आप फ़ोन उठाते थे तो PTCL में जो आवाज़ आती थी, तो मुझे बड़ा शौक़ था उन्हें कॉपी करने का। लेकिन मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि आज पाकिस्तान में भी मेरी आवाज़ें चल रही होंगी, और वो भी एक लंबे वेस्ट लेवल पर। सो 2017 में मैंने अपना पहला वॉइस ओवर सैम्पल जो है वो रिकॉर्ड करवाया था, और वो सेलेक्ट हुआ था एक एयरलाइन के लिए। ओके, और उसके बाद से तो फिर ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं रमशा कि ख़ास तौर पे जो सबसे इम्पैक्टफुल चीज़ रही वो थी कोरोना की, बिकॉज जब आप अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें और वो इस्तेमाल पूरे माशरे की बेटरमेंट के लिए हो, तो ये कितना सेटिस्फैक्ट्री होता है। बिल्कुल ऐसी बात है, और ना सिर्फ कोरोना, लेकिन आपने मुख्तलिफ अभी सुना होगा अक्टूबर में छाती का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, तो इस तरह की कैंपेन्स में भी आवाज़ें, और ये आवाज़ सिर्फ इसमें सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, मुख्तलिफ वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं जो अपने अपने सैम्पल्स रिकॉर्ड करवाते हैं, और उनके चल भी रहे होते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो यू कैन से आई एम वन ऑफ देम। तो यकीन करें बहुत अच्छा लगता है कि ये सामने वाले तक पहुंचती है आवाज़, और उसे आगाही मिलती है कि ये चीज़ पे किस तरह अमल किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग बुरा भला भी कहते हैं कि जब फ़ोन उठाएं तो ये आवाज़ सुनने को मिलती है, इसने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया है, और बहुत कुछ। लोग तो कहते हैं कुछ भी, बिकॉज लोगों को अगर आप अपनी आवाज़ में सुनाएं
या ढांड टपट के सुनाएं या कुछ भी करके सुनाएं। जिन्होंने माननी होती है वो पहली आवाज़ में मान लेते हैं, जिन्होंने नहीं माननी होती है वो किसी की आवाज़ पे भी नहीं मानते। ठीक है, पहली बात तो ये। 100%। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ रमशा, हम ज़रूर आपसे वो मैसेज दोबारा लाइव भी सुनना चाहेंगे, बट उससे पहले ये मुझे बताएं कि आपने ख़ुद कहा कि मैंने इसको एज अ शौक मैं करती थी, मुझे कॉपी करने का बड़ा शौक था, दिस एंड ऑल दैट, बट जब आपका वॉइस ओवर सैम्पल सेलेक्ट हुआ उसके बाद से लेके अब तक क्या आपने महसूस किया? एक शख्स जो अगर इस तरह का वॉइस ओवर कहीं करना चाहे, हमारे यहाँ बहुत बड़ी डबिंग इंडस्ट्री भी है, यू नो, टर्किश ड्रामास को उर्दू ज़ुबान में ट्रांसलेट करने की भी बड़ी इंडस्ट्री है। सो एक शख्स अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहे और वॉइस ओवर पे काम करना चाहे, कौन सी वो कुछ मुख्तलिफ जहतें हैं जिस पे उसे काम करना चाहिए? ऑलराइट, आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका जवाब मैं देना चाहूँगी इस तरह कि देखिए, हर इंसान को अल्लाह ने कोई ना कोई सलाहियत दी होती है। मुझे आवाज़ की सलाहियत दी, लेकिन आवाज़ के साथ साथ आपका लहजा, आपकी प्रोनंसिएशन, आप किस तरह बात कर रहे हैं, ये सब मैटर करता है। इस चीज़ को बचपन से दुरुस्त किया जा सकता है। आप रीडिंग करें, ठीक है, मुख्तलिफ आप न्यूज़ चैनल्स देखें, न्यूज़ एंकर्स को देखें, उनकी लिप मूवमेंट्स देखें, अपने आप को इम्प्रूव करें। मैंने अपने आप को इम्प्रूव इस तरह किया क्योंकि मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था। मेरी कोशिश होती थी कि मैं जो भी करूं तो मैं खुद से करूं, और मैं अपने पेरेंट्स से छुप के करती थी, क्योंकि अक्सर वो मुझे कहते कि तुम क्या करती रहती हो आईने के सामने खड़े होकर, अपने आप से बातें करती रहती हो, क्योंकि मैं अपनी स्किल्स में अपने आप को देख के इम्प्रूव करती थी। तो ऐसे इदारे होने चाहिए पाकिस्तान में जो आपकी हिडन स्किल्स को लेके आ सकें आगे। हाँ, इदारा जाती तरबियत बिल्कुल होनी चाहिए, बट ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आते हैं ना। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कितने आप वॉइस ओवर्स अब तक कर चुकी हैं, एंड जैसे कि आपने ख़ुद भी बताया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस एंड कोरोना अवेयरनेस, इसके अलावा विच वन इज़ योर फेवरेट? मेरा फेवरेट आप अक्सर और बेशतर बैंक्स में सुनते होंगे, और अक्सर जब मैं कभी बोलती हूँ तो लोग हैरान हो जाते हैं। जैसे कि आपने टिकट ले लिया, न सिर्फ बैंक में, लेकिन जहाँ जहाँ टिकट नंबर अवेलेबल होता है, जहाँ आपको टोकन लेके जाना होता है, अपनी बारी का इंतज़ार करना होता है, तो आप आवाज़ें सुनते हैं, टिकट नंबर 95, प्लीज़ प्रोसीड टू काउंटर नंबर 3। इसी तरह उर्दू में टिकट नंबर 803, काउंटर नंबर 1 पर तशरीफ ले जाएं। राइट, तो दिस वन इज़ योर फेवरेट? या समहाउ। इसके अलावा मुख्तलिफ डबिंग्स का भी मुझे शौक़ है, और मैं चाहती हूँ कि मैं आने वाले वक्त में जो है वो ज़रूर किसी भी, चाहे वो एनिमेटेड मूवी हो या कोई टर्किश सीरियल हो या कोई भी सीरियल हो, तो मैं वहाँ पे डबिंग करना चाहूँगी, अपनी आवाज़ ज़रूर देना चाहूँगी वहाँ पे। ओके, और मुझे अब आपने वो जो कोरोना का मैसेज है, बिकॉज दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज पिछले 2-2.5 सालों में, और मैं चाहता हूँ कि लोग उस आवाज़ को पहचाने, उस शख्सियत को पहचाने कि जिन्होंने 2-2.5 साल तक सबको मशवरा दिया है कि खुदा का वास्ता मास्क पहने, वैक्सीनेशन करवाएं और क्या कुछ। वो अब आप अपनी आवाज़ में प्लीज़। ऑलराइट, मैंने एक चीज़ पहले भी क्लियर की, मैं अभी भी क्लियर करना चाहती हूँ कि उस आवाज़ के पीछे कोई एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं होता। मुख्तलिफ वॉइस ओवर आर्टिस्ट की आवाज़ों में वो रिकॉर्ड होती है, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि हमारे सामने स्क्रिप्ट होता है जिसे देख के हम पढ़ते हैं। तो अभी मेरे पास फ़िलहाल वो स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपके पीछे रिपीट कर सकती हूँ उसे बेहतरीन तरीके से। अच्छा, यानी मैं करूँ? जी कर सकते हैं आप थोड़ा सा। मुझे तो याद भी नहीं है, बट देखें, अगर आप मेरे ऊपर डालेंगी ना तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। कोरोना वाली चीज़, अच्छा अगर फ़र्ज़ करें, इसको ज़रा एक साइड पे रखते हैं, अगर रमशा, जैसे कि होता है ना, हमारे पास बहुत से शौकीन लोग होते हैं, कोई आए और आपसे बोले कि जी मेरे बेटे की शादी है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी रिंगटोन ऐसी सेट करवा लूँ कि मुझे कोई भी फ़ोन करे तो उसको शादी का इन्विटेशन आपकी वॉइस ओवर में मिले, तो वो आप कैसे करेंगी? ओके, वॉइस ओवर, शादी का वॉइस ओवर, मतलब शादी का इनविटेशन आवाज में देना। हाँ। अस्सलामु अलैकुम, भट्टी साहब को कॉल करने का शुक्रिया। जवाद भट्टी की शादी नाइमा भट्टी से होने लगी है 3 मार्च 2022 को। आप तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है हल्का अहबाब से कि शादी में शिरकत ज़रूर करें। शुक्रिया, और खाली हाथ ना आइएगा।
जी। चिकन कढ़ाई खाने के लिए 1 मिलाएं, वेजिटेरियन सेक्शन में जाने के लिए 2 मिलाएं, अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो 3 मिलाएं, और जो लिफाफा ना लाए वो 0 मिलाए और यहाँ से निकल जाए। रमशा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई विश यू लक। और जिस तरीके से आपने कहा कि आप जो है वो अब डबिंग की तरफ भी आना चाहिए, ब्रिलियंट। हमारे पास इतना टैलेंट मौजूद है और देख के खुशी होती है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट फैशन। मगर ये फैशन थोड़ा सा अजीब है, था तो कहीं और मगर अब पाकिस्तान में भी ये फैशन फ़रोग़ पा रहा है। तो क्या है ये फैशन, रेहान अहमद बताएंगे। मगरबी ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी जिस्म पर टैटू बनवाने का फैशन फरोग पा रहा है। कराची के एक टैटू स्टूडियो में भी टैटू बनवाने के लिए आने वालों का तांता बंधा रहता है। हम पहुंचे तो इस स्टूडियो में मशहूर अदाकार जोड़ी जवेरिया और शमून अब्बासी की बेटी अंजिला अब्बासी भी टैटू बनवाने के लिए मौजूद थीं, जो टैटू को अपनी शख्सियत और राय के इजहार का जरिया समझती हैं। आई थिंक ये एक तरीका है मेरा मुझे एक्सप्रेस करने का। इट्स सच एन अमेजिंग आर्ट फॉर्म कि आप अपनी बॉडी के ऊपर एक आर्ट पीस लगा के आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ये मेरा पहला टैटू था, मेरा सन का टैटू है, तो आई रिप्रेजेंट स्पेस। ये एक टैटू है जो मैंने करवाया हुआ है, इट गोज ऑल द वे अराउंड, इट्स फायर एंड दिस इज द ईयर आई वाज बोर्न, इट्स 1998। जिस्म पर टैटू बनवाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस अमल के दौरान तकलीफ भी बहुत बर्दाश्त करना पड़ती है। पेनफुल बहुत ज़्यादा है, आई एम 110% के बहुत ज़्यादा पेन है, बट बस एक दफ़ा आपको चस्का लग जाता है ना तो आप बस करवाते रहते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मैं एक टैटू करवाने के बाद एक इतना एडिक्टिंग है कि मुझे बार बार आके एक नया टैटू करवाना होता था। टैटू स्टूडियो आने वालों का कहना है कि अपने जिस्म पर बनने वाले नक्श या तहरीर का कोई मकसद ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि टैटू पर बार बार नज़र पड़ती है। कॉन्स्टेंट रिमाइंडर है मेरे लिए कि टैटू का लेज़ी लिखा हुआ है इस पर। पहली बात तो इसको एम्ब्रेस करें कि ठीक है हूँ लेज़ी मैं, लेकिन इट्स अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर कि मैंने रोज़ उठ के कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ परसू करना है अपनी ड्रीम्स को। हुसैन अहमद एक टैटू आर्टिस्ट हैं और गुज़िश्ता 4 साल से कराची में अपना स्टूडियो चला रहे हैं। टैटू बनाने प्रोसीजर जो होता है, बेसिकली क्लाइंट आता है, ठीक है, क्लाइंट अपने डिज़ाइन हमें खुद एक प्रोवाइड करता है। आइदर वो हमें खुद प्रोवाइड कर दे, या तो हमारे साथ कुछ अगर मीनिंगफुल चीज़ हम कस्टमाइज उसके लिए डिज़ाइन बनाते हैं। सबसे पहले उसका डिज़ाइन रेडी होता है, फिर उसका साइज़ और प्लेसमेंट हम डिसाइड करते हैं। फिर वो डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि छोटा डिज़ाइन तो घंटे 1.5 घंटे बन जाता है, बड़ा डिज़ाइन तो 3-4 घंटे लग जाते हैं उस पूरे प्रोसेस के अंदर। और फिर एक पूरा प्रोसेस स्टार्ट होकर चलता रहता है इसका। बहुत से लोग होते हैं जो छोटे छोटे डिज़ाइन पे शोर करना स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी पूरी पूरी स्लीव होती है और खामोश बैठे रहते हैं। फिर इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, हफ्ते से 2 हफ्ते का, कि वो स्कैबिंग होती है, उसके बाद न्यू स्किन आती है और आपकी वो चीज़ आपकी लाइफ आपके हाथ पे, जहाँ पे बॉडी पे कहीं भी हो, बिल्कुल परमानेंट हो जाती है। हुसैन अहमद ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो टैटू बनवाने से पहले अच्छी तरह सोच लें, क्योंकि टैटू की हैसियत पत्थर पर लकीर जैसी ही होती है। जिस बात में आगे वो चीज़ नहीं कराएं, क्योंकि आपको ऑब्वियसली बात है 5 या 7 साल बाद वो चीज़ बुरी लगने लग जाएगी बहुत ज़्यादा। तो अगर कोई चीज़ का आपकी लाइफ में मीनिंग है बहुत ज़्यादा, उसका कोई वर्थ रखती है आपकी ज़िंदगी में, तभी अपनी बॉडी पे आप वो चीज़ कराएं, वरना ज़रूरत नहीं है। टैटू एक ऐसी चीज़ है जो कभी रिमूव नहीं होता, अभी कब्र तक आपके साथ जाता है। लेकिन अगर आपने रिमूव करवाना भी है फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, आपका जवानी की गलती थी जो आपको एहसास हो गया बाद में, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसको रिमूव करवा सकते हैं लेज़र ट्रीटमेंट से। 5 से 6 सेशंस लगते हैं और वो रिमूव हो जाता है। मुमताज़ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर फहद मिर्जा कहते हैं कि तिब्बी नुक्ता निगाह से टैटू बनवाने में कोई मुज़ायका नहीं। टैटू क्या करता है कि एक नीडल के अंदर इंक होती है और वो स्किन का हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं डर्मिस। वो डर्मिस के अंदर इंक के पार्टिकल को डाल देता है जाके, ठीक है। नाउ अगर आपकी नीडल साफ़ है, स्टेरिलाइज्ड है और इंक आपकी अच्छी क्वालिटी की है, तो और एक अच्छे क्लीन तरीके से प्रोसेस किया जाए तो ये बिल्कुल सेफ़ है। बहुत कुछ कम लोगों के अंदर
थोड़ा सा सुपरफिशियल इन्फेक्शन का चांस हो सकता है, लेकिन चूँकि ये डर्मिस तक महदूद होता है तो वो वहाँ पे एरिया इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सके। तो अगर इन्फेक्शन होती भी है तो माइल्ड सी इन्फेक्शन होती है, वो आप टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स ले लेंगे, एंटीबायोटिक नॉर्मली ओरल ले लेंगे तो आपको वो क्योर हो जाएगी। सो इट्स अ सेफ प्रोसीजर टू गेट। डॉक्टर फहद मिर्ज़ा का कहना है कि टैटू बनवाने से पहले ये यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है कि इस स्टूडियो में औजारों की स्टेरिलाइजेशन का निज़ाम बिल्कुल ठीक हो, वरना एक टैटू नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकता है। बहुत सारे लोगों को हेपेटाइटिस बी, सी, HIV हो गया टैटू से, बिकॉज आपने नीडल, उन्होंने वही नीडल एक इन्फेक्टेड आदमी पे यूज़ करी, फिर वही पैसे बचाने के लिए वही नीडल आपने नॉर्मल आदमी पे इस्तेमाल करी, तो आपने वो क्रॉस इन्फेक्शन दे दी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नीडल को आप चेंज करें, रीयूज़ ना करें, आप समझ रहे हैं। सो ये अब अनफॉर्चुनेटली हमारी कोई ऐसी रेगुलेशन तो है नहीं, कोई गवर्नमेंट बॉडी चेक तो कर नहीं रही है, तो अब ये प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ऑनेस्ट है अपने क्लाइंट्स के साथ। जिस्म गुदवा कर नक्शो निगार बनाने के इस अमल का सवाल मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती इमरानुल हक कल्याणवी के सामने रखा तो उन्होंने इसे हराम करार दिया। कोई भी ऐसा तकलीफ दे अमल, एक तो कि उसमें तकलीफ हो, वो शरीयत ने बिल्कुल हराम करार दिया, और दूसरा ये कि इस तरह तग़य्युर बिखल्क़िल्लाह कहलाता है कि यानी अल्लाह की क्रिएशन को कोई चेंज कर देना। तो हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह पाक की तरफ से रहमत से दूरी है उस शख्स के लिए कि जो इस तरह अपने जिस्म को गुदवाता है। मुफ्ती इमरानुल हक ये भी समझते हैं कि शरई तौर पर ममनू होने के बावजूद अगर किसी ने गलती से टैटू बनवा लिया है तो इससे नमाज की अदायगी हो जाएगी। इसके होते हुए नमाज का पढ़ना, अगर कोई जानदार की तस्वीर है तो नमाज तो फिर भी हमें पढ़नी है और नमाज हो जाएगी, लेकिन कराहत तहरीमी के साथ। कराहत तहरीमी कहलाती है कि यानी वो डिसलाइक इस दर्जे के जो हराम के दर्जे में है, क्योंकि आम उसमें भी है कि हमारे सराउंडिंग में अगर वो पिक्चर डिस्प्ले हुई हुई है और हम वहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो नमाज़ हमारी हुर्मत के दर्जे में आती है, फ़र्ज़ व साक़ित हो गया, लेकिन वहाँ नमाज अदा करना हराम। तो इसी तरह ये अगर हो गया तो वज़ू भी हो जाएगा, गुस्ल भी हो जाएगा, लेकिन इसका गुनाह अपनी जगह बरकरार रहेगा। ये नहीं कि वज़ू हो रहा है, गुस्ल हमारा हो रहा है तो वो उसकी वजह से इसकी बनाना जायज़ हो गया। ये बनाना का गुनाह अपनी जगह, चूँकि हमारी बॉडी का हिस्सा बन चुका तो उसके ऊपर जो पानी फिर रहा है, बह रहा है, उससे हमारी तहारत हो जाएगी। लेकिन इसके साथ होने की वजह से मुस्तकिल उसका एक गुनाह अलग मिलेगा, लेकिन नमाज भी हो जाएगी, हज उम्रा सब इबादत अदा हो जाएंगे। इसीलिए कहा कि इस पर फिर तौबा करनी चाहिए इसको कि ये गलत चीज़ उसने कर ली तो उससे अल्लाह पाक से तौबा करता रहे, माफ़ी मांगता रहे। टैटू के बारे में उलमाए दीन की वाज़े राय होने की वजह से फैशन करने वालों की अक्सरियत टैटू बनवाने से गुरेज करती है, मगर कराची के पॉश इलाकों में टैटू बनवाने वालों का तनासुब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। जिस्म पर नक्शो निगार बनवाना एक महंगा शौक़ है, लेकिन चूंकि शौक़ का कोई मोल नहीं होता, लिहाजा मगरबी मुल्कों की तरह हमारे यहाँ भी ये शौक़ बहुत मकबूलियत हासिल कर रहा है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। इस पूरे पैकेज में सबसे अहम बात ये थी कि अगर आप किसी का भी टैटू डिज़ाइन या किसी का नाम लिखवा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लिखवाएं। हो सकता है कुछ सालों बाद वो नाम आपके साथ ना जुड़ा रहे, फिर ब्रेक। वेलकम बैक। अब ज़रा कुछ सियासत की बात हो जाए। फारूक सत्तार ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की, जिसमें कराची समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर किया गया तबादला ख्याल। ये मुलाकात हुई इस्लामाबाद में और फारूक सत्तार ने जहांगीर तरीन से कराची के मसाइल और शहरी सियासत पर गुफ्तगू की। तामीर और तरक्की, मुल्की इस्तेहकाम समेत गवर्नेंस के मसाइल पर भी तबादला ख्याल हुआ। अब ये भी कहा जा रहा है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान फारूक सत्तार और शहबाज शरीफ मुलाकात का भी तस्करा हुआ। दोनों रहनुमाओं ने मसाइल के हल के लिए मुशावरत जारी रखने, कौमी एजेंडा बनाने और साथ चलने का फैसला किया। सियासी हल्के अहम मुलाकात को अहम ख्याल कर रहे हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन की तवज्जो अब कराची की जानिब मबजूल हो चुकी है। तो इस तमाम तर मामले के लिए बात करेंगे सरबराह MKM बाली कमेटी फारूक सत्तार से। फारूक भाई, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, जीते रहिए। शुक्रिया फारूक भाई। अच्छा सर, ये सबसे पहले तो ये बताएं कि किस तनाजुर में थी ये मुलाकात, कैसी रही, क्या कुछ गुफ्तगू? कुछ हमने बताया, बहुत कुछ आप बताइए। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त कसीरुल जहती बहरान है ना मुल्क में, और लोगों में एक नाउम्मीदी और मायूसी है, तो सबसे पहली खिदमत तो ये हो सकती है कि उनको मायूसी से निकाला जाए, उम्मीद की तरफ लाया जाए
और एक वसी तर मफाहमत और बुनियाद इश्तराक अमल के ज़रिए से किसी एक कम से कम नुकात वाले कौमी एजेंडे को तैयार किया जाए कि अब हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए, मुल्क की मईशत को कैसे मजबूत और मुस्तहकम किया जाए और बेरोज़गारी और महंगाई की इफरीत और लानत का कैसे मुकाबला किया जाए और उसमें जो हमारे तजुर्बे अगर हैं और उसमें आइन में और कानून में क्या रास्ते निकलते हैं, लोगों को कहाँ रिलीफ दी जा सकती है, महंगाई का मुकाबला कैसे किया जा सकता है और जो सियासी तौर पर सियासी जमातें आपस में दस्तो गरेबां हैं और हुकूमत ने जिस तरीके से लोगों को मायूस किया है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो लोगों का सियासत पे एतबार कायम हो। सबसे पहले तो लोग ये जो बेजार हैं, तंग हैं, तो मेरे ख्याल में हमने तो इन्हीं खतूत पर बात की कि भाई जहांगीर तरीन साहब का एक तजुर्बा रहा है, सियासी तजुर्बा रहा है और उन्होंने जो PTI का राइस था उसमें उनका एक बहुत बड़ा किरदार था और उसके बाद बहरहाल जो भी कुछ उनके साथ जो सूरत हाल हुई वो अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त हम सब का कंसर्न ये। और देखिए मैं डॉक्टर इशरतुद्दीन के साथ मिला जी, उसके बाद मैं शहबाज शरीफ साहब से मिला और अब जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हुई। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मेरा इरादा सिराजुल हक साहब से, जमात इस्लामी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मिलूं और PTI में भी अगर कोई ऐसा फ़र्द मुझे नज़र आता है कि जो थोड़ी बहुत मेरी बात समझ सकता है कि रास्ते हैं, सिर्फ बहाने बनाने से और बुलंदो बांग दावे करके फिर U-टर्न ले लेने से मसला हल नहीं होगा। लोग मतलब ये कि आसमान से ज़मीन पर गिर गए हैं, नाक के बल गिरे हैं, अब किसके ऊपर भरोसा करेंगे? तो इतने बड़े दावों के बाद अगर आप कुछ नहीं कर सके और अब भी लोगों को उम्मीद दिलाने में आप कामयाब नहीं होते और आप बहुत सारी बातें कहते हैं कि माशरे को ख़ुद लड़नी है, चाहे वो किसी तरह के जराइम हो, महंगाई हो और उसके लिए लोग ख़ुद, तो मेरे ख़्याल में ये कैसे मुमकिन होगा? तो वसीतर मफाहमत, वसीउल बुनियाद इश्तराक अमल और हमने तो कहा था ना कि चार्टर बराए इस्तेहकाम और तामीर व तरक्की पर काम करना है और उसी के लिए मैं कि डेवलपमेंट एजेंडा एक सेट कर लें, स्टेबिलिटी कैसे आएगी वो चीज़ सेट कर लें और कलेक्टिव डिसीजन, कलेक्टिव विजडम, कलेक्टिव डिसीजन और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है मेरा कि इज्तिमाई दानिश, इज्तिमाई फ़ैसले, इज्तिमाई ज़िम्मेदारी, ताकि एक एजेंडा ऐसा हो ना, नेशनल इकोनॉमिक एजेंडा कर लें ताकि उस पर अपोजिशन की जमातें, जो हुकूमत की जमातें, उनका इत्तफाक हो, उस पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। कुछ कम से कम एक चीज़ तो इस पोलराइजेशन से, इल्ज़ाम जवाबी इल्ज़ाम, इससे बालातर हो कि इस पर कुछ चीज़ों पे तो सोचे ना। बिल्कुल। अच्छा फारूक भाई, आपने मुलाकातों का जिक्र किया, आप जहांगीर तरीन साहब से भी मिले और अगले हफ्ते भी आप एक और अहम मुलाकात करने जा रहे हैं। बाकियों से तो मिल रहे हैं, अपनों से कब मिलेंगे? क्योंकि बकौल शायर बाकी सब तो सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। अपनों ने तो असल में ख़ुद मुझे 1 साल से कहा हुआ है कि वो मिलना चाहते हैं और बहुत सारे मुश्तरका हमारे दोस्त हैं, उनके ज़रिए से मैसेज आते हैं कि बस अगले हफ्ते मिलना चाहते हैं। अब वो मेरे साथ बैठेंगे तो मेरे ख़्याल में मैं तो 1 साल से चाहता हूँ कि उनके साथ मुलाकात करूँ। मैंने कहा पहले 1-on-1 मिल ले, एक रोड मैप शेयर कर लें, मैं क्या देख रहा हूँ कि पार्टी को, कराची को और मुल्क को इस वक्त इन हालात और मसाइल से निकालने के लिए, लोगों को एक उम्मीद देने के लिए, और फिर सिंध का सिनेरियो और उसमें कराची और सिंध के शहरों के हालत कि हमें हमारे कोटे पे रोज़गार नहीं मिलता, आबादी कम की नहीं गई, पानी के मसाइल कहाँ से कहाँ पहुँच गए, फिर उसके बाद बिजली का मसला भी रहा हमेशा और अब अगर कोई मसला नहीं था तो गैस का मसला आ गया। फिर उसके बाद जो हालात हैं महंगाई और बेरोज़गारी में, उसमें मतलब हुकूमत सिंध का अपना कोई उसको ख़त्म करने में कोई उनका प्रोएक्टिव रोल नहीं है। तो वो अपना रोड मैप दे के कैसे निकालेंगे सारे बहरान से पार्टी को, जो पार्टी में इंतशार है। फारूक भाई, तो तंजीम में इस वक्त आपने कहा कि बहुत से लोग आपसे तो 1 साल से कह रहे हैं मिलने को, तो कौन कौन है वो क्या नाम है उनके जो आपसे कहना चाह रहे हैं कि हम मिल रहे हैं? उनमें खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं उनमें या कोई और है? नाम तो बताए ना। नहीं, खालिद मकबूल सिद्दीकी 1 साल पहले उनका फ़ोन आया था और कहा था कि फारूक भाई मिलना है, कहाँ मिले बताएं? मैंने कहा मैं आपके घर आ जाऊँ, आप मेरे घर आ जाएं, कई हमारे आपके दोस्त उनके साथ बैठ जाते हैं। अच्छा, मैंने ये बार बार वाज़ेह किया कि भाई ये मेरी कोई कमज़ोरी नहीं है और ये मेरी शराफत को गलत ना समझा जाए। मैं समझता हूँ कि अवाम की नफ्सियात में अगर अब भी इतनी खामी ख़राबी के बावजूद भी
शायद MQM के अंदर ही दोबारा से अगर जान डाली जाए, इसी को अपने पैरों पे खड़ा किया जाए और सबसे बढ़कर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के नई टीम, नए चेहरे और नौजवान क़यादत को आगे लाया जाए, एक बहुत बड़ी सर्विस होगी। आखिरी 10 ओवर्स का मैच रह गया, 40 ओवर्स में जो गलतियाँ की उसको दोहराना नहीं है और इस मैच को बचाकर नए मैच की टीम तैयार करनी है। तो वो टीम कहाँ पर है, वो यूथ कहाँ पर? आपके जलसों में नहीं है, आपके किसी वर्कर्स इजलास में नहीं है, आपके किसी प्रोग्राम में नहीं। देखिए उसके बरक्स शायद मेरे जलसों का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो। 26 मार्च का था, 21 नवंबर की मेरी शब कव्वाली थी, अभी महाजी सकाफत डे पर जो रैली यही ग्रुपों को जोड़ा। मुस्तफा भाई, फारूक भाई, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि मुस्तफा भाई हो जाएं, कि खालिद मकबूल भाई हो जाएं, कि आफाक अहमद हो जाएं, तो ये सब मिलना चाह रहे हैं, तो क्यों हो नहीं पा रही मुलाकात? एक तो ये बताइएगा। दूसरा, ये आपने महाजी डे का तस्करा किया, तो उसमें जो कुछ हुआ उससे आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? नाम नहीं ले रहा मैं अभी, आप क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत समझदार हैं, आप बताइए। देखिए असल में जो इंट्रूडर होते हैं ना, घुसपैठिए और सस्ती शोहरत के आदी, वो कहीं पर किसी जगह घुसकर दूसरों का शो हाईजैक करते हैं और गुरु मंदिर से ज्वाइन करके मज़ार क़ायद के सामने आकर वो नए बच्चों ने ऑर्गेनाइज़ किया था, जो मेरा यूथ पॉलिटिकल विंग है। ज़ुएब आज़म, तला आलम, अदील हैं, फ़ायज़ हैं, फ़हद परवेज़ हैं, ये मेरे सारे साथी हैं। फिर उसमें मोहम्मद हुसैन का बेटा बहादुराबाद में जो है वो भी इनके साथ है, हसन। तो ये वो टीम है, नए बच्चे। फिर उसमें जो एहसन कुरैशी था उसने एक अलग अपना शो किया, लेकिन पिछले साल तो मैंने इन 6 ग्रुपों को एक कर दिया था। इस बार भी तकरीबन सारे ग्रुप एक थे और इतना बड़ा शो हुआ और क्या नारे थे, पुरअमन थे, वो अपने फीलिंग्स को, फ्रस्ट्रेशन को वेंट आउट कर रहे थे एक मस्बत अंदाज में। और यही सकाफती अमल था जिसने बर्रे सग़ीर में जनसंघियों, हिंदुओं, अंग्रेज़ साम्राज्य का मुकाबला करके एक सियासी अमल इसकी कोख से जन्म लेता है और एक पाकिस्तान कायम होता है। आज पाकिस्तान को बचाने और बनाने का अमल है, तो यही वो सकाफत है इंशाअल्लाह जो फिर एक सियासी अमल को जन्म देगी, फिर पाकिस्तान को बचाने बनाने। और कराची का, सिंध के शहरों का उसमें बड़ा किरदार होगा। कोई आके हमारी मेहनत को स्पॉइल करे, हमने तो डिनाउंस किया जो उन्होंने आकर बात की, हमने तो लाताल्लुक़ी का इज़हार किया, उन्होंने गलत किया, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। जो पॉलिसी नौजवानों की थी वो सबको जोड़ लें और उसमें कोई पार्टी का उसमें एलिमेंट नहीं था। कोई हमने MQM ORC की छाप भी उस पर नहीं लगाई थी, लेकिन मैंने सरपरस्ती की, मैंने हौसला अफजाई की। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सरपरस्ती करें, हौसला अफजाई करें, ये नई टीम नए लोगों को, नौजवानों को आगे आने दें। उनका हक़ है, उनको इंगेज कर लें, वरना वो PUBG में, मीम्स में, व्हाट्सएप में, स्नैक जो चैट जो है उसमें लगे रहेंगे। तो ये माशरा तरक्की कैसे करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा? उन्हें हमें पार्लियामान में, कौमी सूबाई असम्बली और बल्दिया में, और अगला मेयर 35 साल से कम उम्र का हो, काउंसिल की एवरेज एज 65%, 35 साल से कम, ये हमें करना है। ये नैरेटिव दे के आए ना सारी पार्टियाँ, PSP आए, MQM भादरा या पाकिस्तान आए, और आफाक अहमद ने एक प्रोग्राम किया। देखिए मैंने बड़ा दिल करके मैंने कहा कि आपने बर वक्त किया, मुनासिब इक़दाम है, मैंने खैर मकदम किया, जो इश्यूज़ उठाए, और मैं उनका भी एक रोल, बावजूद बहुत सारी बातों पे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन किसी एक कॉमन एजेंडे पे सबको जमा तो किया जा सकता है। एक सोच विचार करके लोगों को ये फीलिंग तो दे कि भाई हमें यहाँ से कंसर्न है, हमें एहसास है कि हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती है, ये तो हम लोगों को एहसास दें। एक बात और फारूक भाई, आपने बारहा अपनी गुफ्तगू में पिछली के जिक्र किया कि इंट्रूडर, घुसपैठिया जो है ना वो आके ख़राब कर देता सारा मामला। तो क्या, अब मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ, क्या आप आमिर लियाकत को इंट्रूडर, घुसपैठिया कह रहे हैं? देखें उन्होंने वो जिस तरह अपने कैंप, देखें PTI की कुछ लोगों की अच्छी बात है, हमारे इलाके का MP जमाल सिद्दीकी है, साबिक MP ज़ुहैर अकरम नदीम साहब के बेटे हैं ज़ुबैर अकरम नदीम, ये बड़े समझदार सुलझे हुए लोग हैं। ये क्या करते हैं, हम पे फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं, कहते हैं हम PTI में महाजिर, आपने हमारी सकाफत डे बनाई तो हम आपके साथ हैं इस मामले में। तो गुरु मंदिर पर वहीं आमिर लियाकत भी खड़े थे कई घंटों से, एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल लेके, और फिर उसके बाद वहाँ से सीधा हमारे उसमें शामिल हो गए, रैली में वहाँ आ गए और उन बच्चों की सारी मेहनत को स्पॉइल करें, जबकि उनकी पॉलिसी नहीं, उनकी किसी तकरीर में ये वाली बात नहीं। तो आपको क्या हक़ पहुँचता है कि आके आप किसी और के प्रोग्राम के अंदर इस तरह की बात करें? तो इसको इंट्रूजन या इसको घुसपैठियापन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, बताएं? अच्छा, अब फारूक भाई, मैं तो उनको समझाता हूँ कि देखें,
जी जी। अच्छा, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था, आपने अभी भी जिक्र किया आफाक अहमद का। माजरत के साथ अभी भी जब वो करता है ना जलसा, वो कईयों जलसों से बहुत बड़ा होता है, जो नई जमातें भी अब तक आई हैं। मुझे ये बताइए क्यों नहीं हो पा रही मुलाकात? आप कह रहे हैं कॉमन एजेंडा, तो आफाक अहमद भी यही कहता है, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी यही कहता है, फ़ारूक सत्तार भी यही कह रहा है, तो मुस्तफ़ा कमाल भी कह रहा है, सब मिलके यही कह रहे हैं। जब सब कह एक बात रहे हैं तो वो एक बात हो क्यों नहीं रही? और वो कॉमन एजेंडा कब बनेगा, कब होगी मुलाकात? देखिए, एक जलसा किया ना अभी इन्होंने महाजर कौमी मूवमेंट आफाक है जी, मैंने उसका खैर मकदम किया। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे अब ये नहीं देखना है कि इस पूरे सिंध के शहरों में और ख़ास तौर पे जो वोट बैंक हमारा एक शुरू में होता था, अब वो सारा वोट बैंक का मैं दाई अलम बरदार और मैं क्लेम कर रहा हूँ। मैं तो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर आज एक अच्छा प्रोग्राम किया है किसी ने और जो इश्यूज़ लोगों के दिलों को छूते हैं उनकी बात की, जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, जो एहसास महरूमी, एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़, एहसास बेगानगी है, तो जब मैंने खैर मकदम किया तो मुझे यकीन है कि मेरे इस रिस्पांस पर उनकी तरफ से भी कोई रिस्पांस आएगा मेरे लिए और मेरी कोशिशों के लिए। तो आप चंद दिनों में देखेंगे शायद कोई ऐसी डेवलपमेंट हो कि कम से कम उनके और मेरे दरमियान अगर कोई बर्फ़ है तो वो पिघलेगी और उसमें कोई पेशरफ्त होगी, तो ये शायद इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि आपको नज़र आएगी। मैं कोई बहुत ज़्यादा अभी से बात नहीं करना चाहता। तो मैंने तो अपनी अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उनके नाम लेके जिक्र किया आफाक का। माजी का बैगेज क्या है, माजी में कहाँ वायलेंस हुआ, किस तरह हुआ, कौन किसका अलायकार बना, ये एक चीज़ें बहुत सारे लोगों को मालूम है। आमिर खान साहब की वापसी पर उन्होंने बहुत सारी बातों का इंकशाफ किया था कि हकीकी क्यों बनी थी। तो चलें वो बातें बहुत सारी इतराफ़ में भी चली गई, सबको अपनी गलतियों का अदराक भी है, गलतियों का जिक्र भी किया गया। दिस इज़ टाइम टू मूव ऑन। जो बच्चे, जो नई नस्ल है, उन्हें नहीं पता 92 में क्या हुआ था। हम उन बच्चों को क्यों 92 में हाईजैक करके रखें? हम उन बच्चों के लिए एक बेहतर विजन और एक बेहतर मुस्तकबिल की बात। फारूक भाई, ये हमारी जिस यंग क़यादत का आप जिक्र कर रहे हैं उस पर तो आपसे इंशाल्लाह टाइम लेके तफसीलन गुफ्तगू हम करेंगे ना, एक पूरा सेगमेंट, और कराची की यूथ के वाले से भी बात करेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि रिस्पांस जो आप कह रहे हैं वो बाकी आपकी तरफ से जा रहे हैं लेकिन आफाक अहमद की तरफ से नहीं आ रहा, तो क्या समझें कि इसमें जो बाकी स्टेक होल्डर्स, बाकी हलके हैं, वो इस मामले में अभी तक मुलविस नहीं हुए? देखें, ये सबकी समझदारी, सूझबूझ, सियासी बसीरत और जो दावा है ना कि हम एक इस तबके के एहसास महरूमी और उसको दोबारा ज़िंदगी की तरफ वापस लाना चाहते हैं, मायूसी से निकालना चाहते हैं। महाजरों को बिलखुसूस और तमाम मजलूम इकाइयों को, कराची में तो अब सिंधी, पंजाबी, बलोच, पख्तून, हज़ारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती, सभी आप यानी पाकिस्तान की हर ज़बान बोलने वाला, हर इलाके का पाकिस्तानी, तो जब सबको निकालना और अगर हमें दर्द है, फ़िक्र है, तो इसका मतलब है कि मुझे यकीन है कि मैंने अगर खैर मकदम किया तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ रिस्पांस आएगा। अब थोड़ा इंतज़ार कर लें, अल्लाह ने चाह देखें कोई ना कोई मूव बनेगा। सही है, बस इंतज़ार करें। चलिए फिर देखते हैं कि ये मूव कब बनता है। लेकिन फारूक भाई, अब एक बात जो आपने की, शहर कराची का माजी सबको पता है, हाल भी सबको पता है, आगे क्या होने जा रहा है मुलाकातों पर डिपेंड करता है। आपने जिक्र किया कि नौजवान क़यादत को आगे आना चाहिए, फ्रेश ब्लड, यंग ब्लड को आना चाहिए, यकीनन इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन पिछले दिनों का एक बयान है एक रहनुमा की तरफ से कि क्या हमारे बच्चे फूड राइडर के तौर पे ही काम करेंगे? फारूक भाई, इशू क्या है? क्या हमने स्टैटिस्टिक्स देखे? जब हम कल्चर की बात करते हैं तो जो भी हिजरत करके आए वो अपने साथ कुछ नहीं लेके आए सिवाय तालीम के कल्चर के। वो तालीम का कल्चर, क्लाशनकोफ कल्चर कैसे हुआ, ये भी अलग बहस है। क्या आज हमारे पास, आपके पास कोई ऐसा डाटा है कि कराची में उर्दू बोलने वाले बच्चे या मुहाजिर बच्चे जो या फिर यंग क़यादत है, उसमें से मास्टर्स छोड़ें, बीकॉम छोड़ें, कितने इंटरमीडिएट हैं? यंग क़यादत कहाँ से आएगी जब फ़िक्र व फ़लसफ़ा नहीं होगा? यंग क़यादत कैसे आएगी जब सोच नहीं होगी? यंग क़यादत कैसे आएगी जब तालीम नहीं होगी? देखें, मैंने जिन नौजवानों के साथ मिलकर इन 3 सालों में ख़ास तौर पर काम किया, इसी बात को महसूस करते हुए कि भाई अब यंग क़यादत
ही इस खला को पुर करेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो देखें, ये हमने गैर महसूस तरीके से एक सकाफ़ती अमल के ज़रिए उनकी जो फ्रस्ट्रेशन भड़ास को वेंट आउट करने के लिए उन्हें 6 ग्रुप अलग अलग ये महाज सकाफ़त डे मनाते थे, हमने सबको इकट्ठा किया और बाकी ज़बान बोलने वाले बाकी सकाफ़त के जो अहल अफराद हैं उनको भी बुलाया। और अक्सर ये देख लेना, ये एक एविडेंस है ना, 24 दिसंबर की यौम सकाफ़त डे की रैली आप देखें, उसमें 80% बाय एंड लार्ज नौजवान थे, 35 साल से कम उम्र के लोग थे। तो ये तो सबसे बड़ा एविडेंस है कि वो तैयार हैं अपनी ज़िम्मेदारियों को संभालने, इस शहर की, यहाँ के बल्दियाती इदारों की और यहाँ के सियासी अमल की बागडोर संभालने के लिए वो तैयार हैं और ज़हनी तौर पर वो अब सियासी शऊर और आगाही रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ डेवलप हो रही है और ये हज़ारों बच्चे अगर आज निकल आए हैं तो इंशाअल्लाह ताला एक और बहुत बड़ा काफ़िला और बल्कि इस यकजहती और इत्तेहाद को लेके एक बहुत बड़ी तहरीक नौजवानों की कायम होगी जो पूरे मुल्क में जाएगी और कराची उसको लीड करेगा। मेरा तो ये यकीन है इंशाअल्लाह, आप देखिएगा ये होगा, मेरा कॉन्विक्शन ऐसा होगा और कोई इसको होने से रोक नहीं सकता इंशाअल्लाह। चलिए ठीक है, फिर इस पे हम तफसीलन फारूक भाई आपसे आके मुलाकात करेंगे और इस पे मज़ीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बिकॉज जो आपने जिक्र भी कई अहम मुलाकातें आने वाले दिनों में हैं, लेकिन जो शहर कराची में नौजवान सियासत पनप रही है वो शुरुआत में दो धड़ों का शिकार हो गई है, जैसा कि आपने ख़ुद भी कहा। अहम मौजू है, लंबा मौजू है, कभी और वक्त निकलेगा तो फारूक साहब से ज़रूर इस पर बात करेंगे। अभी आप शो में आगे बढ़ते हैं। MPA बिलाल यासीन पर फायरिंग केस में आम पेशरफ्त हुई है और हमलावरों की तस्वीर मंजर आम पर आई हैं। पुलिस ने मुल्ज़िमान का डेटा हासिल करने के लिए अब ये तस्वीर नादरा को भिजवा दी है। जहांगीर खान से बात करेंगे। जी जहांगीर। ये दोनों तस्वीर जो है मोहनी रोड पर नस्ब एक क्लोज सर्किट कैमरे से पुलिस ने हासिल की है, क्योंकि जिस वक्त इन मुल्जिमान ने बिलाल यासीन पर फायरिंग की थी उस वक्त इन्होंने अपने चेहरे छुपा रखे थे और क्राइम सीन से कुछ फासले पर जाकर इन्होंने अपने चेहरों से रुमाल हटाए थे। तो ये मोहनी रोड पर एक कैमरा नस्ब था जिसकी रेंज में ये दोनों शूटर्स आए हैं और अब इनकी तस्वीर जो है ये काबिल शनाख्त है। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि दोनों की तस्वीरें जो है वो नादरा को भिजवा दी गई हैं ताकि इनकी शनाख्त फिलफौर की जा सके और इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। अब तक की तफ्तीश में पुलिस ने इनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो उसकी जांच पड़ताल शुरू की है। इनसे जो असलहा जो ये स्पॉट के करीब फेंक कर गए थे उसको फोरेंसिक के लिए भिजवाया गया है और मुख्तलिफ फैसलों पर पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश जारी है। इनकी गिरफ्तारी के बाद बिलाल यासीन पर कातलाना हमले के जो मुहर्रिकात हैं या हतमी वजूहात हैं वो सामने लाई जा सकेंगी। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे जब भी बात आती है इंसान की सेहत की तो हम बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। हम भागते दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी पूरे जिस्म का ख्याल रखते हैं, हम खाने में अतदाल लाते हैं, इंटरनल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, हम बालों का बड़ा ख्याल रखते हैं, अपनी स्किन का बड़ा ख्याल रखते हैं, आँखों का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन वो जिसको कहते हैं ना, एक चीज़ जिसका हम ख्याल नहीं रखते वो बेचारे बहुत ही ज़्यादा नेगलेक्टेड हो जाते हैं और उस हद तक हम उसको नेगलेक्ट करते हैं कि फिर डॉक्टर्स तक जाने की बारी आ जाती है। दांत मसाइल बढ़ रहे हैं, वैसे डेंटिस्ट भी बढ़ रहे हैं, उस साथ साथ मसाइल भी बढ़ रहे हैं, लेकिन दांतों की तकालीफ जो हैं वो कम नहीं हो रही हैं और दांतों में गम्स की इश्यूज़, दैन बैड ब्रेथ और आपके मसूड़ों की बीमारियां और ये सारी चीज़ें, हम क्यों जिस्म के इस हिस्से को इतना ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं? इस हद तक ज़ुबानी कैंसर अक्सर 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को लाक हो जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट अमेरिका, हर घंटे ज़ुबानी कैंसर से एक शख्स की जान चली जाती है। लेकिन अगर इब्तदाई मरहले में इसकी तशख़ीस हो जाए, इलाज किया जाए तो अक्सर ये काबिल इलाज हो जाता है, बट इसके रिपरकशंस भी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि दांतों को मजबूत सेहतमंद कैसे बनाया जा सकता है। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके लिए भी कोई ग़िज़ाएँ हैं और उससे भी ज़्यादा ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम इसको नेगलेक्ट क्यों करते हैं, हम बैड ब्रेथ को क्यों महसूस नहीं करते और हम अच्छी स्माइल पे क्यों नहीं जाते। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सालका हाशमी जो कि एक डेंटिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सालका, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। तो मुझे बताएं, डेंटिस्ट भी बढ़ रहे हैं इतने सारे, लेकिन दांतों के मसाइल वो भी बढ़ते जा रहे हैं। आम तौर पे लोग किन शिकायत के साथ आपके पास आते हैं? ओके अच्छा, यूजुअली ये हो कि जब पेशेंट हमारे पास आता है या तो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्केलिंग के पेशेंट्स होते हैं और वो होते भी ऐसे स्टेज पर हैं कि ना सिर्फ पेशेंट को प्रॉब्लम होती है कि हमें एज अ डॉक्टर द मेहनत वी हैव टू डू वाइल क्लीनिंग इज़ वे टू मच।
उनका जो प्लाक अक्यूमुलेशन होता है जो पत्थर की तरह सख्त हो जाता है, जिसको ऑब्वियसली तोड़ने में या साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत और जान दोनों लगती है। तो आपने जैसे कहा कि क्यों नेग्लेक्टेड है, तो जितना अब तक मैंने पेशेंट्स किए हैं या जो वर्क एक्सपीरियंस है उससे ये समझ में आता है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ कपड़े पहनने की अवेयरनेस है, हमारे यहाँ बाल बनाने की अवेयरनेस है, हमारे यहाँ खूबसूरत गोरा दिखने की अवेयरनेस है, लेकिन दांत साफ़ होना या बैड ब्रेथ हमारे यहाँ ये सिखाया ही नहीं जाता है कि जब आपके मुंह से कोई स्मेल आती है, बैड ब्रेथ होता है, तो उसका इम्पैक्ट इतना ख़राब होता है कि आपकी बात कितनी भी अच्छी हो, सेकंड टाइम कोई इंसान आपके बराबर में बैठने की कोशिश भी नहीं करेगा। सो आई गेस हमारी फैमिलीज़ में और इन चीज़ों में इतनी लैक ऑफ अवेयरनेस है कि लोग कभी सोचते ही नहीं हैं कि हमारे दांत अच्छे दिखें या हम साफ़ रहें या हमारे मुंह से स्मेल ना आए। ना उनको ये बात पता है कि उनको कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं या किस तरीके से अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखना है। अच्छा, ये तो बिल्कुल छोटी सी बात से शुरू हुई ना कि जी, और ये आपकी पर्सनैलिटी बेसिकली डिफ़ाइन करती है, द बैड ब्रेथ थिंग एंड आपके दांत जो पीले होते जा रहे हैं, ख़ास तौर पे जो लोग स्मोक करते हैं, ठीक है, तो आप जितने भी वेल सूटेड बोटेड क्यों ना हो, आपकी जितनी हाई प्रोफाइल क्यों ना हो, यू आर गोइंग, यू आर स्मोकिंग एंड देन आप जो अपने दांतों के साथ हाशर कर रहे हैं। अच्छा, इससे क्या सिर्फ जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है टीथ की स्मोकिंग से, क्या सिर्फ वो ख़राब होती है, क्या सिर्फ डी कलर होते हैं या इसके दीगर भी इस पे नुकसान होता है? इसमें बिल्कुल नुकसानात हैं क्योंकि हमारे दांतों की सर्फेसेस होती हैं। अब जाहिर है अगर मैं वो टर्म्स बताऊंगी तो शायद किसी के समझ ना आए, लेकिन एक वर्ड है इनेमल, जो सब ने सुना है टूथपेस्ट के एड्स में या टूथपेस्ट के ऊपर लिखा हुआ देखा है। बेसिकली होता क्या है, आपकी जितनी स्टेन्स आपके दांत पे आती हैं और अगर आप उसको साफ़ करवा भी रहे हैं तो बिकॉज आप इतना फ्रीक्वेंटली स्क्रैप आउट कर रहे होते हैं उस सरफेस को कि आपका इनेमल ख़त्म होने लगता है, जिसकी वजह से यूजुअली आपने देखा होगा स्मोकर्स को ठंडा गर्म लगने की शिकायत होती है, या बहुत मीठा खा लें तो वो उनको करंट टाइप कुछ सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ही यही है कि आपके दांतों की जो सरफेस है वो आहिस्ता आहिस्ता स्क्रैप आउट होने लगती है और देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पर आप फिर ठंडा गर्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको इवन फिर ये होता है कि आपके मसूड़े ख़राब होना शुरू होते हैं, उनमें इन्फेक्शन होता है, आपके दांत की जो रूट्स होती हैं वो एक्सपोज होना शुरू होती हैं एंड देन इवेंचुअली यू लूज़ योर टूथ और फिर आप वही इम्प्लांट की तरफ या डेंचर की तरफ जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक एक दीवार है और उस पर पहले पेंट है, वो पहले पेंट खुरचता है, फिर उसके अंदर जो है वो सीमेंट खुरचने लगता है, एट द एंड ऑफ द डे दीवार ही खत्म हो जाती है। एक्सपोज हुए तो बस फिर उसके बाद आपकी पूरी बुनियाद हिल जाती है। अच्छा सालका, एक चीज़ और वो ये कि लोगों में अब ये अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा देनी है कि जी ऑल्दो इट्स ऑन अ महंगा साइड, ठीक है, बट वो ज़्यादा बेहतर है, जिसको कहते हैं ना कि महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार बार। हमारे यहाँ इतने हमारी विसिनिटीज़ में ऐसे मैं तो दुकान ही कहूँगा इन्हें कि जो जनाब अली फना दंदान साज, चीनी दंदान साज करके वो बैठ जाते हैं। कितना हार्मफुल है जो आपका सारा इंस्ट्रूमेंट है उसका साफ क्लीन स्टेरिलाइज ना होना, कितना हार्मफुल है ऐसे लोगों के पास जाना जो कि एक क्लिनिक खोल के नहीं बैठे, दुकान खोल के बैठे हैं। अच्छा, तो जब हमने पढ़ा था ये लाइक व्हेन आई वाज अंडर ग्रेजुएटिंग एंड आई वाज स्टडीइंग, उस वक्त हमारे पास एक सब्जेक्ट होता था जिसमें हमें ये सिखाया जाता था कि डेंटिस्ट आपके मेडिकल का वो एक वाहिद फील्ड है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। वाई टीबी का मरीज़ आएगा, हेपेटाइटिस का मरीज़ आएगा, ठीक है, इवन इफ़ ये दोनों नहीं है तो किसी और तरह का कोई भी कंटेजियस या कंटेमिनेटिंग कोई बीमारी है, जैसे HIV है, एड्स है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लाइक वी आर वर्किंग, हम दांत में काम करते हैं, ब्लीडिंग होती है। अब आप सोचें कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पे ब्लड लगा है और वो स्टेरिलाइज नहीं है और पेशेंट HIV पॉजिटिव था और आपको भी नहीं पता, पेशेंट को भी नहीं पता, आपने हिस्ट्री भी नहीं ली और आपने नेक्स्ट पेशेंट बिठा दिया, तो आपने बिला वजह एक अच्छे खासे हेल्दी इंसान को HIV लगा दिया, ठीक है। ये ऑब्वियसली जो अंडर क्वालिफाइड या जिनके पास नहीं होती डिग्री, जिनको हम या फिर जो क्वैक्स होते हैं वो यही काम कर रहे होते हैं एक्चुअली, उनके पास स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होती है। इवन हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी यही हाल है। Like I don't know, people do not accept it, but we are actually spreading these diseases through our hospitals. अब दूसरा ये कि डेंटिस्ट्री के अंदर ना टेक्निकल चीज़ें बहुत हैं, लाइक you have to calculate things, कितना क्या साइज़ होगा, क्या ब्रिजिंग होगी।
तो जो क्वैक्स होते हैं ना वो ये सब नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास डिग्री नहीं है। तो अब जैसे बहुत सारे अब थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो गई है लोगों में, तो दे डू कम एंड दे से कि वाइटनिंग करवानी है, हमने दांत वाइट करवाने हैं। अब हमें पता है कि कितनी साइकिल्स पे ब्लीच जो है इतना बढ़ जाएगा कि पेशेंट जो है विल सफ़र फ्रॉम सेंसिटिविटी, बट ऑल दोज पीपल हु आर नॉट हैविंग द डिग्री उनको तो नहीं पता, तो वो कोई ना कोई ऐसा एजेंट आपके दांत पे लगा देंगे कि या तो आप सारी ज़िंदगी के लिए ठंडा गर्म बर्दाश्त करेंगे या आपके मसूड़े बिल्कुल जल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी बेशुमार चीज़ें फील्ड में हैं, इसीलिए आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप अच्छे इलाके के डॉक्टर्स के पास जो क्वालिफाइड हैं वहाँ जाएं और एक ही दफ़ा अपना पैसा लगा के अपनी जान छुड़ाएं, बिकॉज ऑब्वियसली डेंटिस्ट्री इज़ एक्सपेंसिव। तो जो चीज़ है ही एक्सपेंसिव वो इनएक्सपेंसिव उसको एक्सपेक्ट करना है। बट द थिंग इज कि हम एक्सपेंसिव जो है उस पे जाए ही क्यों, हम इस नहज तक क्यों जाएं? नाउ आई वांट यू कि आप एजुकेट करें लोगों को कि भैया इनको हेल्दी कैसे रखना है। एक तो सिर्फ दांतों पे कंसंट्रेट हम करते हैं, लेकिन दांतों के साथ साथ गम्स वो कितने, उनकी हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, हम क्या करें ऐसा कि हमें उस खर्चे की तरफ ना जाना पड़े। ओके, तो पहली बात तो ये कि दिस स्टार्ट्स फ्रॉम योर बचपन। एक्चुअली यूजुअली हमें नहीं बताया जाता है, लेकिन मदर्स की आदत होती है बच्चा रो रहा है मुंह में फीडर पकड़ा दिया बस हो गया। तो फिर वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं इतने सारे केरीज के साथ, वो एक्चुअली मदर्स की वजह से होता है, बट उनको पता नहीं होता। तो अपने बच्चों को मुंह में बॉटल डाल के ना छोड़ें, और अगर आप मुंह में बॉटल डाल के छोड़ते भी हैं तो आप एक क्लीन कपड़ा या किसी भी चीज़ से अपने बच्चों का मुंह वाइप ऑफ कर दें अंदर से, कि वो मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क जो उनकी ज़बान पे अक्यूमुलेट होता है, क्योंकि वो छोटा बच्चा वो ब्रश नहीं कर सकता, उसकी वजह से उनको केरीज होती हैं, उनके दांत ख़राब होते हैं। फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, बच्चों का जो थोड़ा सा और ऊपर का फेज़ आता है, जब वो 6, 7, 8 साल के होते हैं, उनको चॉकलेट्स, कैंडीज़। अब एक चीज़ है, एक बच्चा एक टाइम पे 8 चॉकलेट्स खा रहा है, एक बच्चा दिन में डिफरेंट टाइम्स पे 8 चॉकलेट खा रहा है, अब वो ज़्यादा डेंजरस है। फ्रीक्वेंसी मैटर्स। तो एक दफ़ा 8 चॉकलेट खिला दें, लेकिन दिन में 8 मरतबा अलग अलग टाइम पे ना खिलाएं। सो दिस इज़ समथिंग जो एक मिथ बनाया हुआ होता है कि नहीं अलग अलग टाइम से दे दो, तो नहीं, असल चीज़ होती है कि फ्रीक्वेंसी मैटर कर रही है, कितनी दफ़ा वो ये चीज़ खा रहा है। सेकेंडली, अगर वो कर भी रहा है तो आप प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक हमारे यहाँ नहीं पता लोगों को, हालांकि बाहर की कंट्रीज़ में बच्चों को बाकायदा एजुकेट किया जाता है। तो सर्कुलर मोशन में ब्रश करना होता है, शॉर्ट स्मॉल हेड ऑफ ब्रश। वो लोग हमारे यहाँ करते हैं ना, वो दांत को भी पता नहीं कोई दीवार समझते हैं और टूथब्रश को समझते हैं रेगमाल, और उसके बाद वो रेगमाल लेके चल मेरा भाई इधर इधर घस घस घस, वो घिस इतने जाते हैं दांत। लोग कई बार कहते हैं यार हम तो कुछ गलत भी नहीं करते, लेकिन फिर भी वो ओवरडू कर रहे हो। सो व्हाट्स द प्रॉपर वे ऑफ ब्रशिंग योर टीथ? ओके, सो आई ऑलवेज रिकमेंड दिस टू माय पेशेंट्स आल्सो। वो भी पहले हंसते हैं, बट दिस इज़ व्हाट आई डू एज वेल। तो मैं कभी भी बड़ों वाला ब्रश यूज़ नहीं करती, बिकॉज बड़ों वाला जो ब्रश होता है उसका हेड साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो आपके जो फॉर एग्जाम्पल आपके जो पीछे के हिस्सा है दांतों का, या आपको जो बिल्कुल बैक साइड का दांत है, वहाँ तक वो ब्रशेस नहीं पहुँचते। तो आपके पास अगर द केनाइंस, द मोलर्स स्पेशली, हाँ, तो मोलर्स तक नहीं पहुंचता ब्रश, या फिर बैक साइड पे नहीं पहुंचेगा। तो आप अगर छोटा हेड एंड सॉफ्ट ब्रश लेंगे तो ना वो आपके गम्स को हर्ट करेगा, ना वो आपके दांत की सरफेस को खराब करेगा, और वो क्लीनिंग अच्छी करेगा। Should we go like रेगमाल way of doing it? No, you have to go in a circular motion. Okay, so आपका टूथब्रश जो होता है ऐसे होना चाहिए, exactly. And एक और चीज़ ये भी कि सिर्फ सामने वाले दांत नहीं होते आपके, the back side is also very important. Exactly. Usually जब पेशेंट्स आते हैं वो ई करके दिखाते हैं, तो हमें लगता है कि यार अच्छा ठीक है, जब हम मुंह खुलवाते हैं तो पीछे इतना बड़ा वो प्लाक का पत्थर बना हुआ होता है। तो बेसिकली यही एजुकेट करना होता है कि आपके दांत सिर्फ ये 4 नहीं है या 8 नहीं है, आपको पूरे मुंह का ख्याल करना है। ओके, इन दी एंड मुझे साल का ये अब बताएं कि अब जैसे कि हम बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस की तरफ भी जाते हैं ना, हम अपनी स्किन ट्रीटमेंट एंड दिस एंड ऑल दैट, लोग दांतों के साथ भी यही करवाने आते हैं। तो ऑब्वियसली ये सबका हक है कि वो अपने अच्छा लगे, अच्छे से अच्छा लगे, अ परफेक्ट स्माइल इज़ द बेस्ट स्माइल। बट नाउ द थिंग इज़, मैं चाहूँगा कि आप ये आखिर में एजुकेट करें कि भाई इस चीज़ की भी कोई लिमिट होती है, मतलब इतने चिट्टे ना कराएं कि आप लाइट चली जाए और बोलें कि सो प्लीज़ गो ऑन। So, अच्छा ऐसा होता है, एंड स्पेशली पीपल फ्रॉम मीडिया, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल वॉच मी सेइंग दिस, बट आई विल जस्ट से दिस क्योंकि नो, स्पेशली पीपल हु आर डूइंग ड्रामाज और प्रॉबेबली मॉडलिंग, तो उनको ये होता है वी नीड वाइट हॉलीवुड दांत। क्लिनिक पे जितने लोग आते हैं हमारे पास डेंटल हब पे,
उन सबका यही है कि आप वाइट कर दें, आप 3 साइकिल्स चला दें वाइटनिंग की। यानी यार आप स्किन की वाइटनिंग से लेके अब दांतों की पे भी आ गए। अब प्रॉब्लम पता है कि हम हैं एशियन, हमारा जो अंडरटोन है ना वो अलाउ ही नहीं करता कि हमारे वाइट दांत हों, और अगर हमने सफ़ेद दांत रख लिए तो हम बहुत बुरे लगते हैं। इट डज़ नॉट कॉम्प्लीमेंट, यू नो। तो जब एक चीज़ को आपकी स्किन टोन के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी ना, तो आप बाद में डॉक्टर को ब्लेम करते हो कि आपने क्या कर दिया, मैं तो अच्छा ही नहीं लग रहा, ये कैसे वाइट हो गया अजीब से। तो वो एक्चुअली ऐसा लगता है कि च्युइंगम्स के छोटे छोटे पार्ट्स पड़े हुए हैं आपके मुंह में। तो सी, ओवर डूइंग एनीथिंग विल ऑलवेज हार्म यू। अगर टीथ वाइटनिंग का एक प्रोसेस है, आर्टिफिशियल है, और ज़बरदस्ती आप किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं, आपको उसके हमेशा साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। तो आप जब भी करवाते हो ये, तो आप प्रोन हो जाते हो ठंडे गर्म के, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, ठीक है। ब्लीचिंग करते ही यही है। इवन बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं हमारे यहाँ कि हर 2 महीने पे स्केलिंग करवाते हैं। इवन दैट इज़ रॉन्ग। आपको हर 6 महीने पे करवानी है, वो भी इफ़ नीडेड। अगर नीडेड नहीं है तो आपको स्केलिंग नहीं करवानी। यानी कि हम साल का आपकी बातों से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि कुछ लोग इतना ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं कि उन्हें सालों साल पता ही नहीं होता कि दांत भी उनके जिस्म का हिस्सा है, और कुछ लोग इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं कि वो हर 6 महीने के बाद हर 2 महीने पे स्केलिंग पे आ रहे हैं। और जैसे स्किन के साथ हमने अपना बेड़ा गर्क किया है, उसी तरह दांतों के साथ भी कर रहे हैं। ये चिट्टा फोबिया से बाहर निकला है। प्लीज़ सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कमिंग टू द स्टूडियोज। यकीनन आप अपना ख्याल रखें, हर चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी हर चीज़ बड़ी अच्छी और परफेक्ट बनाई है, लेकिन उसको नेगलेक्ट बिल्कुल भी ना करें, और इतना भी ख्याल ना रखें कि वो उसको घिस घिस के सारा एनिमल उसका निकाल दें। नाउ लेट्स मूव टू स्पोर्ट्स। क्रिकेट के मैदान से अब अहम खबर है, प्रोफेसर ने क्रिकेट को कह दिया खैरबाद। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। तो वर्ल्ड कप से पहले सारी बातें यही हो रही थी कि हफीज़ क्या कंटिन्यू करेंगे, अब इवन शुएब मलिक क्या कंटिन्यू करेंगे, बट एक तो चीज़ यही है कि मोहम्मद हफीज़ ने कहा है कि जी आई एम पुटिंग माई बूट्स आउट नाउ। कादिर ख्वाजा हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद है। कादिर, अहम फैसला हफीज़ का बताइए। बिल्कुल, मोहम्मद हफीज काफी तजर्बाकार खिलाड़ी हैं पाकिस्तान टीम के, और वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अपना लास्ट इवेंट मेगा इवेंट खेला, जिसके बाद उन्होंने पुल आउट कर लिया था एक सीरीज के साथ, और फिर वो उसके बाद T10 में खेलना चले गए थे। इस वजह से मोहम्मद हफीज जो हैं वो काफी अरसे से बॉलिंग तनकीद का भी सामना करना पड़ा उनको, और इन आउट होते रहे। लेकिन आज उन्होंने बाकायदा तौर पर फैसला किया है कि वो 11 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें वो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे, और आइंदा किसी भी क्रिकेट से जो है वो कौमी टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। 2003 में पाकिस्तान टीम से इन्होंने टेस्ट डेब्यू किया बांग्लादेश के खिलाफ, और लास्ट टेस्ट जो है वो 2018 में 3 दिसंबर को खेला। उसके बाद ODI में इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना डेब्यू किया, और लास्ट ODI था वो 2019 में 5 जुलाई को खेला। जबकि T20 डेब्यू इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2006 में किया, और लास्ट T20 जो है वो 11 नवंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप में वो खेला। बहुत शुक्रिया कादिर ख्वाजा आपका। और कराची के नौजवानों के लिए अच्छी खबर, स्टार क्रिकेटर समग्र डायरेक्टर स्पोर्ट्स शाहिद खान अफरीदी ने नॉर्थ कराची में GFS बिल्डर्स के इश्तराक से क्रिकेट अकादमी का संग बुनियाद रख दिया। मुज़फ़्फ़र खान की रिपोर्ट। कराची के बच्चों को तालीम और खेलों की सहूलियात देने के लिए शाहिद खान अफरीदी का बड़ा इकदाम। साबिक कप्तान ने निजी कंपनी के साथ मिलकर नॉर्थ कराची में क्रिकेट एकेडमी का संग बुनियाद रख दिया। बूम बूम ने मीडिया से गुफ्तगू में अपनी रिटायरमेंट, कोचिंग और सरफराज अहमद से मुताल्लिक मुस्तकबिल के मंसूबे भी बता दिए। रिटायरमेंट तो मेरी होगी जब मुझे ऊपर वाला बुला लेगा, तब मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो मैंने रिटायर इंशाल्लाह जल्दी नहीं होना। पावर हिटिंग के बारे में भी बताऊं, अभी तक मुझसे किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया। जब कांटेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा। सरफराज अच्छा कप्तान है, फाइटर है, थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि उसको ग्राउंड में थोड़ा रिलैक्स रखूं, बहुत जज्बाती हो जाता है कभी कभार। शाहिद अफरीदी ने बच्चों की तालीम, सेहत और खेलों की सरगर्मियों से मुताल्लिक वज़ीर आज़म को मशवरे भी दिए। अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब 2 चीज़ों पे फोकस करें, एक स्पोर्ट्स और एक एजुकेशन, तो इस मुल्क के अंदर इतना टैलेंट है, वो टैलेंट इस वक्त मैं अपनी आंखों से खुद ज़ाया होते हुए देख रहा हूँ। शाहिद अफरीदी ने वंगी गोट में ज़ेर तामीर स्कूल का दौरा करते हुए बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मदद की यकीन दहानी भी करवाई। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ मुज़फ़्फ़र खान, समा, कराची। चलिए अब जिक्र करेंगे कुछ निशानेबाजी का। छठी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन शूटिंग चैंपियनशिप, हदफ देखें, निशाना ताकें और चला दे गोली। खुशी की बात है कि चैंपियनशिप में 5 ओलंपियंस ने भी हिस्सा लिया है। तो चलें आपको लेकर चलते हैं।
निशानेबाजी, शूटिंग, मार्क्समैनशिप। जैसे जैसे इंसान का इर्तिका हुआ वैसे वैसे इस महारत का भी इर्तिका हुआ। इंसान ने शिकार से लेके दुश्मन को निशाना बनाने तक इस एक महारत का सहारा लिया है और अब ये स्पोर्ट्स की शक्ल में भी बहुत आगे आगे जा रही है। कराची में इनेकाद हुआ है 6ठी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन शूटिंग चैंपियनशिप का। तो आइए आज इसका अहवाल भी आपको बताते हैं और आपकी ओलंपियंस और जो लोग इस गेम में, इस स्पोर्ट्स में अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। एक सेहतमंद माशरे की पहचान ये होती है कि उस माशरे के फ़र्द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं और पाकिस्तान नेवी ये किरदार कई अरसे से, कई बरसों से अदा करती आ रही है। और इसका सेहरा अगर किसी शख्स के सर जाता है तो वो कमोडोर रिटायर्ड गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टूर्नामेंट डायरेक्टर भी हैं और भी इनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सर? आई एम गुड माशाल्लाह। सर माशाल्लाह से 36 साल से ज़ायद का आपकी अटैचमेंट है शूटिंग से, तो मुझे थोड़ा सा कैरी थ्रू द जर्नी, किस तरीके से आप लोगों ने ये स्टार्ट किया और क्यों उसकी जो है आपने अहमियत जो है वो कहाँ पहचानी, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई? उसमें जी वे बैक इन 1987 में आई वाज न्यूली कमीशन, तो एक आधा मैच हमारा नेवी का PNRA का होता था, उसमें मैं सफदर चैलेंज कप जीता, तो देन डेफिनेटली आई वेंट टू द शिप। तो वहाँ से एक दिन मुझे सिग्नल आया जी आपने जेलम जाना है, जाके वहाँ पे इंटर सर्विसेज जो हमारे पारा के मैच है उसमें हिस्सा लेना है, यानी वो जी थोड़ा फर्स्ट एक्सपीरियंस में वहाँ पे गया, तो अपनी टीम को गेट वगैरह किया, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम हम G3 का एक मैच जीत गए जो कम्बैट वेपन होता है। तो देन वी रियलाइज स्पेशली के नेवी में हम एक रियलाइजेशन आ गई कि इस स्पोर्ट्स शूटिंग के साथ साथ कम्बैट शूटिंग भी हो रही है, तो हम इसमें एक्सेल कर सकते हैं। एडमिरल शमून को मैं कहता हूँ, ही वॉज माई कमांडर एट डिस्ट्रेस गार्डन, तो उनको फिर मैं मिला एज स्टाफ ऑफिसर। मैंने कहा सर आप नेवल हेड क्वार्टर में जा रहे हैं, हेड ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑल दैट, तो ये सर मेरे पास टैलेंट है और मैं इसमें कुछ करना चाहता हूँ। तो उस चीज़ को देखते हुए देन आई स्टार्टेड मेकिंग दिस रेंज फ्रॉम नेवल हेड क्वार्टर। फंड हमने अप्रूव कराया, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को प्रेजेंटेशन दी, गॉट द फंड एवरीथिंग, तो 95 में ये रेंज बनी। अच्छा। और फिर 98 में जब नेशनल हुई है, 23 में से 22 गोल्ड मेडल मेरे पास थे। अरे वाह। और उसका एडवांटेज ये होगा, अभी आप देखेंगे कि पिछले ओलंपिक में इसी रेंज से हमारे 2 शूटर ओलंपिक क्वालिफाई करके गए हैं, JM बशीर, मिनल सुहेल, और इस ओलंपिक में भी हमारे नेवी के JM बशीर, साथ में आर्मी के हमारे 2 शूटर तो वो गए हैं, और JM बशीर ओलंपिक में विद इन 10th आया है। हम कब मेडल देख सकते हैं ओलंपिक्स अपने हाथ में शूटिंग डिसिप्लिन में? देखिए जी, इट इज़ अ वेरी कॉस्टली गेम, ठीक है, और एज वी नो कि हमारे गवर्नमेंट के पास वी हैव लिमिटेड फंड्स, और ये तो आई थिंक क्रेडिट जाता है पाकिस्तान आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को कि इस तरह के इवेंट्स को या टीम्स को सपोर्ट कर रही हैं। और इस चैम्पियनशिप में फ़र्स्ट टाइम मैं 2-3 बड़े स्पॉन्सर लेके आया हूँ, ठीक है, इजाफा ग्रुप वाले हैं, उनको हम लेके आए हैं, प्लस एक मेरे पर्सनल दोस्त हैं सोहेल शम्स UMA में, उनको मैं लेके आया हूँ। और उनको लाने का मकसद यही था फर्स्ट क्या कि वो देखें कि हमारे किस लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, हमारी रेंज के। अभी जैसे इस इवेंट में देयर आर 5 ओलंपियन हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट, तो अगर बाहर से भी मुल्क आएंगे फिर हमारे लड़के उनको देख के सीखेंगे। बिल्कुल। तो अगर इंडिया ओलंपिक में मेडल ले सकता है, व्हाई कांट वी? तो इंशाल्लाह आई होप कि जिस अभी 10th में आए हैं, नेक्स्ट ओलंपिक में वी माइट कम ऑन द मेडल टैली, ऑन द पोडियम इंशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं जो OIC है शूटिंग रेंज के कमांडर अब्दुल खालिक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक है। से आप बहुत शुक्रिया कि आए और हमें एक्शन में देख रहे हैं। तो क्यों ना हम अंदर चल के? जी अंदर चल के देख सकते हैं, और उसके साथ ही फिर आपको 25 मीटर 50 मीटर 3 मीटर जो है ना हम उस पर चलेंगे। अच्छा सो सर दिस इज़ 10 मीटर अगर आप? जी 10 मीटर है ये। ओके। अच्छा सर ये मैं जानना चाह रहा था, हमेशा से जब भी हम देखते थे तो आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया इलेक्ट्रॉनिक,
तो ये क्या होता है, इसके ज़रा बारे में बताएं। इसमें मैं बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग टारगेट जो होता है ना, ये सिस्टम एक जो ओलंपिक्स में भी है और जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है उनकी तरफ से ये नया सिस्टम है जो कि मैंडेटरी है। इसके अंदर ये होता है कि आपने जब फायर किया होता है तो उसका जो स्कोर है उसके सामने जो मॉनिटर होता है उसके ऊपर भी आ जाता है और साथ ही साथ उस पर आपके जो दूसरा डिस्प्ले होता है उसके ऊपर भी आ जाता है और इसको कहीं भी वर्ल्ड ओवर कई सी जगह भी जो है ना इसको देखा जा सकता है, इसको रिले किया जा सकता है। ये इसमें कोई चांस नहीं है कि कोई एरर हो, गलती हो, मिस्टेक हो या इसके अंदर कोई धांधली का भी। अच्छा, जैसे कि मैं पूछूं, ये जो शूटर है हमारी, ये टारगेट नंबर 6 को कर रही हैं? टारगेट नंबर 6 को कर रही है। तो ये टारगेट नंबर 6 को कर रही हैं और यहाँ पे ये डिस्प्ले हो सकता है या वहाँ पे डिस्प्ले हो सकता है? दोनों जगहों पे होता है, दोनों जगहों पे। तो जैसे कहीं भी जहाँ भी ये हम इसको रिले कर सकते हैं, कहीं भी उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ना इसको देखा जा सकता है। अच्छा, अब हम 25 मीटर पिस्टल फायरिंग रेंज में है और ये मुझे पहनना पड़ेगा ये। तो सर हमारे साथ मौजूद ही हैं। सर, ये इस रेंज के बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, मैं इसको बता दूं कि ये आपको आवाज़ थोड़ी सी हमारी जो फायरिंग की आ रही होगी पीछे, तो ये अंदाज़ा करिए कि इस वक्त तकरीबन हमारे पास इस वक्त जारी है, प्रैक्टिस की जा रही है और ये सारा प्योरली रेंज जो है 25 मीटर ये पिस्टल रेंज है। इसके ऊपर हमारे पास 30 टारगेट इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जिनके अंदर जैसे कि हमने 10 मीटर में देखा कि मॉनिटर भी सामने होता है और हमारा जो रिजल्ट है वो भी बड़ी स्क्रीन पे भी आ रहा होता है। ठीक है, 10 और 25 मीटर तो हमने देख ली, अब हम आ गए हैं शॉटगन रेंज में। तो सर ज़रा इसके बारे में बताएं। ये हमारे पास 2 शॉटगन रेंजेस हैं, एक प्योरली स्कीट के लिए और दूसरी ट्रैप और डबल ट्रैप के लिए। जैसा कि बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है आपको, इस वक्त हमारे ट्रैप के जो फाइनल्स हैं वो इस वक्त इन प्रोग्रेस हैं और इसमें होता क्या है कि ये तकरीबन 125 शॉट का जो मैच होता है और फिर उसके बाद जब उसको क्वालिफाई करते हैं लोग या उस पर डिसीजन होता है तो उसमें फर्स्ट 6 जो है ना कम्पीट करते हैं फाइनल्स के लिए और उसके बाद फिर जाके वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ना उसमें गिने जाते हैं। इसके अंदर जो होता है बेसिकली शॉटगन के साथ किया जाता है, जो कि हम नॉर्मली 12 बोर कहते हैं, गन जो है वो यूज़ की जाती है, लेकिन ज़रा स्पेशल गन होती है। और सेकेंडली इसके अंदर जो मशीन्स होती हैं ऑटोमेटिकली उसकी कमांड के ऊपर वो बोलता है और वो बर्ड निकलता है, जिसको हम एक छोटा सा आपको दिखा भी देंगे, हमें ऑरेंज कलर का होता है, वो निकलता है और उसको एयर के अंदर उन्होंने मारना होता है। बहुत सारी फीमेल पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? रबिया। रबिया, शूटिंग इस टूर्नामेंट में आपने क्या अचीव किया, पहले तो ये बताएं। बेसिकली मैंने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है 25 मीटर सीनियर कैटेगरी में और मैंने एयर पिस्टल पे ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया है और एक 25 मीटर पे सिल्वर मेडल अचीव किया मैंने। इस शूटिंग के पीछे क्या लॉजिक होती है एंड व्हाई शूटिंग? शूटिंग डिसिप्लिन गेम है बहुत ज़्यादा, तो इंसान को, हम लोग खुद ही नॉर्मली जब हम आए हैं तो हमारी एज कम थी, हम जब यहाँ आए तो जैसे जैसे टाइम यहाँ पे बढ़ा तो डिसिप्लिन लाइफ में बहुत अच्छा आ गया। टाइम पे उठना, टाइम पे आना, यहाँ पे शूटिंग करना, शूटिंग के एक शॉर्ट रूटीन में भी बहुत अच्छा डिसिप्लिन इंसान को मिलता है। इससे बहुत सारी चीज़ें अचीव करने को मिली हैं। यहाँ पे सीनियर्स हैं हमारे, हम जूनियर्स हैं, तो एक बहुत अच्छा सिनेरियो और बहुत अच्छी फैमिली भी हमें यहाँ पे मिली है। जैसे कि मुनीसा ने भी कहा कि शूटिंग जो है वो बड़ा डिसिप्लिन ले आती है, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया इस गेम से एंड आगे क्या क्या अचीव करना चाहती हैं? इस वाली चैंपियनशिप में मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अरे वाह। और न्यू नेशनल रिकॉर्ड बनाया। ओके, वो पहले रिकॉर्ड कितना था और आपने कौन से मीटर में कितना, कौन से डिस्प्ले में किया? मैंने 10 मीटर में जूनियर के अंदर, जूनियर कैटेगरी में 616 का रिकॉर्ड बनाया, 612 का था पहले। और 2 गोल्ड मेडल भी आपने? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, साथ साथ SSU जो हैं उनकी भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहार नियाज़ी है और मैं इस वक्त जो है सिंध पुलिस की तरफ से SSU को, अपने यूनिट को जो है रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और आपने कोई रिकॉर्ड बनाया, आपने कोई मेडल अपने नाम? अभी हमारा जो है .22 का मुकाबला होना बाकी है, जो कि 2 जनवरी 2022 को होना है, जिसमें हम जो है फीमेल पार्टिसिपेंट जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे पहले जो है मैं अभी लास्ट मंथ जो है वो पुलिस शोधा मेडल इस्लामाबाद खेल के आ चुके हैं हम लोग और उसमें नॉर्मल रहा, लेकिन ये कि हमारी ख़वातीन की जो टीम थी वो 2nd पोजीशन पे थी, फर्स्ट पे जो इस्लामाबाद थी। ज़बरदस्त। अच्छा, इफ़ यू कैन पास ऑन द माइक। मैम, आपका नाम? शर्मीन नियाज़ी। मैं भी SSU को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा ये। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ही आपका कैसा रहा है? अच्छा रहा है, बहुत ज़बरदस्त रहा है। तैयारी कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि
वो जो देखने वाले जो हैं लोग, ठीक है ना, घर में जो कॉर्नर ऑफ करके रखते हैं और बहुत लिमिटेशंस लगाते हैं, आई वांट यू कि आप उनको मैसेज दें। वैसे बहुत मैसेज जा भी चुके हैं लोगों को, बट जिसको कहते हैं ना कि मोटिवेशन इज़ लाइक टेकिंग अ बाथ, यू हैव टू डू इट डेली। तो ये मैसेज भी डेली जाना चाहिए, मैसेज फॉर दोस्त जो कि फीमेल्स को कॉर्नर करके रखते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये शूटिंग गेम ही लड़कियों के लिए बेसिकली, यहाँ पे हमें कोई रोक टोक नहीं है, हमारे यहाँ पे सब सेफ़ इन्वायरमेंट है। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अपने सर खालिद का, ओएसी जो हमारे हैं, उन्होंने बिल्कुल सेफ़ इन्वायरमेंट दिया हुआ है। हम यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग शाम 6 बजे तक भी करती हैं, सेफ़ इन्वायरमेंट है, हमें घर जाने के लिए भी पूरी दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है। तो मैं सबको कहना चाहूँगी जो लड़कियाँ घर पे हैं, प्लीज़ आएँ यहाँ पे, मोटिवेशन रखें और डोंट गिव अप, जस्ट डोंट गिव अप। पाकिस्तान को बड़ी जगह पे जाके रिप्रेजेंट करना कैसा फील होता है? बहुत सारे लोगों में लकी हूँ कि जो है कि 2 दफ़ा ओलंपिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका हूँ। तो अभी भी टोक्यो ओलंपिक में जो फर्स्ट दिन मेरा जो है वो टॉप 5 में था, लेकिन दूसरे दिन मेरा थोड़ा हार्डली कम चला, उस वजह से जो है मैं टॉप 10 पोजीशन में रहा। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों के लिए ये पैगाम है कि स्पोर्ट्स जो है वो इंसान की लाइफ है। अगर आप स्पोर्ट्स करते हैं, आप हेल्दी ज़िंदगी गुजारेंगे, आपका ज़हनी नशोनुमा ज़्यादा होगी दूसरे की निस्बत। जो स्पोर्ट्स करते हैं वो लोग ही दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। तो स्पोर्ट्स जो है वो मेरी नज़र में वो इतनी ज़रूरी है जितनी एजुकेशन ज़रूरी है। ये बताएं, ज्यूरी मेंबर हैं तो किन पॉइंट्स पे जजमेंट होती है, कैसे विनर करार दिया जाता है, क्या चीज़ें जो है वो काउंट करते हैं? इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम जो भी शूटर होता है उसको एलोकेशन ऑफ टारगेट्स करते हैं कि किस टारगेट के ऊपर उसने शूट करना है, जो कि ड्रास करते हैं। इसके अलावा हम उनको सबसे पहले साइटिंग टारगेट्स देते हैं कि आप अपने राइफ़ल को या पिस्टल को ज़ीरो कर लें। इसके बाद उनका 60 शॉट का या 120 शॉट का कंपटीशन होता है, जिसका हाईएस्ट स्कोर होता है वो विनर करार पाता है। उस बेस के ऊपर टीम के स्कोर काउंट होते हैं कि टीम कौन सी विनर हुई है। इसी तरीके से उन 8 जो टॉप लोग होते हैं, 8 वाले, उनके दरमियान एक फाइनल राउंड होता है कि जिसके अंदर इंडिविजुअल पोजीशन डिसाइड होती है। अच्छा, यानी कि पिस्टल के लिए और शॉटगन के लिए, राइफल के लिए, तीनों के लिए सेम कैटेगरी? जी, सेम कैटेगरी। फाइनल के लिए कुछ जो ओलंपिक्स इवेंट है उनके अंदर फाइनल्स होते हैं, और जो नॉन ओलंपिक इवेंट्स होते हैं उनके अंदर फाइनल्स नहीं होते, उनको सिंपली क्वालिफिकेशन राउंड के अंदर ही डिसाइड हो जाता है। CNS ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में जहां पाक बहरिया को सराहना चाहिए, वहीं एक बहुत बड़ी तादाद में शूटर्स का यहाँ न इस बात की गम्माज़ी करता है कि आने वाले सालों में ओलंपिक्स का मेडल इंशाअल्लाह पाकिस्तान के नाम होगा। आज के शो से दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।